मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के साथियों, आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की वन शॉट रिवीजन। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूं 5 टाइम्स रिवीजन प्लान, जिसमें मैं तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम से पहले ना 5 बार तुम्हारी ये रिवीजन करा दूंगा। फिर एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक एक कीवर्ड तुम्हारे माइंड में छप जाएगा, जिसकी ये पहली रिवीजन क्लास है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट फ्लाइट की वन शॉट रिवीजन नहीं देखी तो जल्दी से देख लेना, और जो देख चुका है ना, कमेंट में अपना नाम और उसके आगे लिख देना फर्स्ट फ्लाइट डन, ताकि मुझे पता चल जाए, तुम्हारे बड़े भाई को पता चल जाए कि तुम ये रिवीजन क्लासेस टाइमली देख रहे हो। आज हम क्या करने जा रहे हैं भाई, फुटप्रिंट्स जो तुम्हारी बुक है उसके सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। क्या उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लाइंस बनती हैं, वो सब कुछ कवर करेंगे। तुम कुछ मत करो, सिर्फ मुझे देखते रहो। देखते देखते से ही तुम्हारी बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दोस्तों, रिवीजन शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना। एक अपना रिवीजन रजिस्टर और एक हाथ में पेन लेके बैठ जाना। जो जो वर्ड्स बोलता रहा हूं लिखते जाओ, लिखते जाना, और हर चैप्टर के बाद वीडियो को पॉज करना है, रिवाइंड करना है कि क्या क्या पढ़ा था, और बिना देखे उसे लिखना। इस तरह से वो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स आपके पास होंगे। क्या आगे बढ़े भाई, चैप्टर नंबर 1। अरे अरे अरे, कुछ हो रहा है, प्यार नहीं मिला, प्यार की कमी हो रही है भाई, प्यार भेजो, चलो जल्दी से दिल भेजो, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचाओ। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ बोलते हैं जीत को, किसी चीज की फतेह हासिल करी, सर्जरी की फतेह हुई, सर्जरी की जीत हुई, है ना। इसका मतलब ये हुआ, किसकी सर्जरी हुई थी, आओ जल्दी से बता देता हूं भाई। क्या है इस चैप्टर में, क्या है इसमें, एक ना ट्रिकी, ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है। कुत्ता क्या, पूरा गधा है, इतना तगड़ा सा कुत्ता है ट्रिकी। एक पेट है, पेट लवर्स, तुम तो सब पेट लवर्स ही हो ना, ठीक है। ऐसे ही एक पेट है, कौन, ट्रिकी। ट्रिकी कौन है, एक डॉग है, डॉग है। लेकिन भाई याद रखना एक चीज जिंदगी में, लड़कों तुम्हें खासतौर से बता रहा हूं, कभी भी ना अगर किसी लड़की के पास कुत्ता हो, एक पेट हो, एक पेट डॉग हो, उसको कभी कुत्ता मत कहना, उसको कहना बेटा, आपका बेटा, बेटा है वो आपका, ऐसे बोलना। कुत्ता कह दोगे ना, वही मामला खराब हो जाता है। ऐसे ही यहां पे ना एक लेडी है, बड़ी रिच लेडी, जिनका नाम है मिसेस पंफरी। पंफरी बहुत रिच लेडी है, और उनका कुत्ता नहीं, उनका तो बच्चा है, एक बच्चा, जिसका नाम क्या है, ट्रिकी। एक गधा, आई मीन कुत्ता है, ठीक है, और उन्हें लगता है वो बहुत बीमार है, जबकि वो खा खा के पूरा गधा हो चुका है, लेकिन वो उसको बीमार समझती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस ट्रिको को क्या हुआ है, ट्रिकी को हुआ है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कुपोषण का शिकार है, यानी उसको ठीक से खिलाई पिलाई नहीं हो रही है, उसको ठीक से खाना पीना नहीं मिल रहा है। उन्हें क्या लग रहा है, एक साथ सब लोग लिखो, ये मल न्यूट्रिशन का वर्ड लिखो। मल मतलब बोलते हैं बुरे को, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, उसको बुरा पोषण मिला, यानी उसको पोषण नहीं मिला हुआ है, ठीक है, उसने ठीक से खा पी नहीं रहा है वो, उनको ऐसा लगता है। और इस चक्कर में उन्होंने उसे खिला खिला के कुत्ते से गधा बना दिया है, और वो बहुत बीमार हो गया है, क्योंकि अननेसेसरी ओवर पैम्परिंग हो रही है, ठीक है। ओवर पैम्परिंग लिखो बच्चा, वर्ड ओवर पैम्परिंग, जल्दी से एक साथ सब लोग लिखेंगे मेरे साथ ही, ओवर पैम्परिंग। किसकी ओवर पैम्परिंग हो रही है, कुत्ते की। कुत्ते का नाम क्या है, ट्रिकी। ट्रिकी लिखो ताकि तुम्हें याद रह जाए। ये तुम यहां नहीं लिख रहे, ये तुम कमेंट में नहीं लिख रहे, ये तुम अपने दिमाग में लिख रहे हो। सारे वर्ड्स तुम्हें सब याद आएगा, बिल्कुल याद आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते। अब क्या होता है भाई, ट्रिकी कैसा है, बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, खिला खिला के उसको बीमार कर दिया गया है। ह्यूजली फ्लैट है, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद द लेग एट ईच अदर। सॉसेज किसे कहते हैं सर, कबाब को कहते हैं। उसकी टांगे इतनी हैवी हैवी हो गई, कैसा हो गया वो, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज जैसा वो नजर आ रहा है। आईज में उसके ब्लड शॉट है, और रूमी, रूमी का मतलब नाक बहना, मुंह, आंख से, नाक से जो पानी बहने को बोलते हैं ना, उसको रूमी बोलते हैं। ये वर्ड याद रख लेना, ठीक है। टंग लोल्ड फ्रॉम जॉज, और उसके जो जॉ जबड़े से जबान निकली हुई है, ऐसा मुंह बना हुआ है उसका, और भालू हुआ पड़ा है ऐसे, और बुरा हाल हुआ है। तो ये कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, ये ट्रिकी की। क्या ये सारे वर्ड, ब्लड शॉट, आईज, रूमी, सॉसेज जैसा दिख रहा है, ब्लोटेड स्लो सॉसेज जैसा, और टंग लोल्ड, ये सारे वर्ड क्या आपने लिखे, हाँ मेरा बच्चा, क्योंकि तुम्हें मैंने इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, जो एग्जाम में पूछता है, वो मैं तुम्हें करवा दिया हूं, पहले ही करवा दिया है। ये निचोड़ है कि ट्रिकी ऐसा नजर आ रहा था। क्लियर, ये सबको याद हो गया। फिर इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा,
आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हें पता होने चाहिए। सॉसेज बताई दिए, कबाब, रूमी पानी जो नाक से या फिर आंख से निकलता है उसे कहते हैं डिस्ट्रॉट, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित होना, परेशान होना, कंसर्न होना। टैकल मतलब किसी चीज का सामना करना, और स्निफिंग मतलब सूंघना। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाता हूं। क्या सर अभी पढ़ाना शुरू भी नहीं किया ना? ये तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, तो हल्का फुल्का था, इसे पढ़ना थोड़ी कहते हैं। ये तो जनरल नॉलेज की हंसी मजाक की ऐसी बातें थी। आ जाओ अब पढ़ते हैं इस चैप्टर को। क्या है इस चैप्टर के अंदर? सर जल्दी से बता दो ना, बता दो ना, हमें तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए। आ जाओ मेरा बच्चा, मैं तुम्हें जल्दी से पढ़ा देता हूं ये चैप्टर। मिसेस पंफ्री कौन है? मिसेस पंफ्री एक रिच लेडी हैं जो ओवर पैम्परिंग करती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने डॉग से। मिसेस पंफ्री हैज अ पेट डॉग ट्रिकी। उनके पास एक पेट डॉग है जिसका क्या नाम है? ट्रिकी। सबको पता चल चुका है। ट्रिकी गॉट सिक, ट्रिकी बीमार हो जाता है। मिस्टर हैरियट कौन है? ये एक वेटरनरी डॉक्टर है। वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जानवरों के डॉक्टर, ये जानवरों के डॉक्टर हैं। एडवाइजेज नॉट टू गिव अनहेल्दी फूड। वो क्या एडवाइस करते हैं कि इसको अनहेल्दी फूड मत दो, इसको बुरे बुरे फूड मत दो, इतना मोटे सारा कुछ तुम खिला रहे हो, ये सब मत खिलाओ इसको। मिसेस पी कौन? मिसेस पंफरी कुड नॉट रिफ्यूज, लेकिन वो रोक नहीं पाते। मेरे बच्चे को मैं कैसे खाना नहीं दूं? मेरा बच्चा है, ये तो मेरी जान है, हर वक्त भूखा रहता है, ये जैसे ये खाना मांगता है मैं मना नहीं कर पाती। मेरा बच्चा। डॉग एडमिटेड टू हॉस्पिटल, डॉग को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। मिस्टर हैरियट कहते हैं भाई ये बीमार हो रहा है, इसको खाना मत दो, लेकिन जो मिस्ट्री पंफ्री वो मानती नहीं, और फिर बाद में डॉक्टर हैरियट कहते हैं इसको हॉस्पिटल में एडमिटेड कराना पड़ेगा। कंडीशन स्टार्टेड टू इंप्रूव, बाद में कंडीशन इंप्रूव होने लग जाती है। मिसेस पंफ्री सेंड्स एग्स, ब्रांडी, वाइन, वो ये सारा कुछ भेजती है अपने कुत्ते। मेरे बच्चे के लिए भेज दो थोड़ी सी ब्रांडी, थोड़ी से एग, थोड़े से वाइन। हाय मेरा बच्चा, वो अस्पताल में, मैं यहाँ घर पे। ऐसा हाल हुआ होता है किसका? ट्रिकी का, मिसेस पंफ्री का। इनफैक्ट मिस्टर हैरियट सेंड ट्रिकी बैक, और मिस्टर हैरियट वापस उसको सही करके घर भेज देते हैं। ये थी मोटामाटी कहानी, इसमें और कुछ भी नहीं था। एक कुत्ता है, उसकी जो ओनर है मिसेस पंफ्री, और एक डॉक्टर है जानवरों के, डॉक्टर हैरियट, जो उनके पड़ोसी भी हैं। ठीक है, अब उसी में बताया गया कि उसको, उनको लगता है कि वो बहुत बीमार है, उसको उल्टा सीधा खाना देती रहती हैं, और डॉक्टर फिर क्या करते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। बस ये कहानी थी। आओ अब डिटेल में पढ़ते हैं मेरा बच्चा इसको। सर क्या डिटेल में? तो क्या अब तो हमें कैसे भी पढ़ा दो, समझ में पूरा आ चुका है। ये देखो कहानी ध्यान से, ये रही वो रिच लेडी मिसेस पंफ्री, ये रहा वो भालू जैसा ट्रिकी, और ये रहे डॉक्टर हैरियट। यही तो पूरी कहानी, इन्हीं के आसपास तो है। जरा आंखों में बसेड़ लो तुम इन्हें, आंखों में ध्यान से देखो, ये है पूरी कहानी बस, और कुछ नहीं है इसमें। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, क्या है इस चैप्टर में? क्या है इस चैप्टर में? सर बड़ा आसान सा चैप्टर है, मजा आ जाता है इसको पढ़ने में। हाँ जी, तो मिसेस पंफ्री टेक्स आउट हर डॉग फॉर अ वॉक। मिसेस पंफ्री जो डॉग को ना अपने साथ वॉक पे लेके जाती हैं। फिर क्या होता है? मिस्टर हैरियट देखते हैं और उसकी इतनी बुरी हालत देखते हैं। क्या थी बुरी हालत? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना क्या बुरी हालत थी। हाँ हाँ हाँ, ब्लड शॉट थे, रूमी था, लोल्ड उसकी टंग थी, याद आ गया। हाँ, कैसा हो रहा था? सॉसेज जैसा, एक ब्लोटेड सॉसेज। सॉसेज मतलब, हाँ जी बिल्कुल, कबाब या मांस का टुकड़ा, ऐसा कोई बड़ा सा उसको बोलते हैं। ठीक है ठीक है, मांस का टुकड़ा किस चीज में भरा हो, कबाब को ही बोलते हैं वैसे, प्रॉपर अगर बोलूं तो कबाब। ठीक है, ऐसे उसकी टांग रखी है। फिर मिस्टर हैरियट सीज एडवाइजेस टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड। वो कहते हैं इसको इतना मत खिलाओ, खिला खिला के तुमने इसको गधा बना दिया, ये इतना हजम नहीं कर पा रहा, आप इसको उल्टा सीधा खाना जो दे रहे हो उसके लिए सही नहीं है। मिसेस पंफ्री कुड नॉट रिफ्यूज, लेकिन वो मना नहीं कर पाती उसको, जैसे वो खाना मांगता है उसको खिलाती रहती है और उसको उल्टा सीधा देती रहती है। डॉग फॉल सिक, डॉग बहुत बीमार हो जाता है। डॉग टेकन टू हॉस्पिटल, और फिर बाद में दोबारा से ना पता क्या होता है, मिस्टर हैरियट मना करके गए होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये मान नहीं रही हैं, उसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करवानी, उल्टा सीधा खिला रही है ना एक्सरसाइज करवा रही, तो डॉग तो बीमार हो ही जाएगा ना। हाजमा कैसे होगा उसका, हाजमा कैसे होगा कुत्ते का। अब क्या करते हैं डॉक्टर हैरियट? वो इंतजार में ही होते हैं कि ये जरूर ना दोबारा कॉल आएगा ही आएगा, और उनके पास कॉल आ जाता है और कहती है मिस्टर हैरियट मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऐसे करके ना बहुत परेशान हो जाती है और कहती है भाई इसको बचा लो। फिर मिस्टर हैरियट कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेगी औरत, ये बहुत लाड प्यार पे चढ़ा रही है। वो कहते हैं इसको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, मिस्टर हैरियट जो कि नरेटर हैं इस चैप्टर के, जेम्स हैरियट क्या है, नरेटर भी हैं, लेखक भी हैं, पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। अब वो कहते हैं इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा, इसको बहुत बीमार है ये, तो इसका इलाज ऐसे होगा। डॉक्टर हैरियट को समझ में आ गया था कि जो मिसेस पंफ्री है, शी कुड नॉट रिफ्यूज टू गिव ट्रिकी हिज फेवरेट फूड लाइक क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, और ना उसको एक्सरसाइज करा रही। इस वजह से ये माल न्यूट्रिशन जो इनको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बीमार हो गया क्योंकि उसको एक्सरसाइज नहीं मिल रही और उसे अनहेल्दी फूड्स दिए जा रहे हैं। अब डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि भाई इसको तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इसे हम अपने पास
ऑब्जर्वेशन में रखूंगा, फिर इसका इलाज करूंगा। अब वो उसे गाड़ी में बिठा के लेके चले जाते हैं और मिसेस पंफ्री रो रही है, "हाय, मेरा बच्चा।" सब रो रहे हैं, उनके जो साथ में जो मेड्स वगैरह वो भी रो रहे हैं, सब रोना धोना चल रहा है फुल। अब डॉक्टर साहब उसको हॉस्पिटल ले आते हैं। अब ट्रिकी क्या करता है, द डॉग डज नॉट मूव नॉर ईट फॉर 2 days, 2 दिन तक तो वो कुछ ना खाता है ना घूमता है। फिर लुक्स अराउंड, विम्पर्स अ बिट, एक साथ विम्पर्स लिख दो, ये लाइन एग्जाम की लाइन है, मेरा बच्चा एग्जाम में लिख के आना। विम्पर्स, विम्पर्स मतलब रिरियाना, ऐसे ऐसे। मैं तो बहुत भयानक आवाज निकाल रहा हूं, मतलब कुत्ते जैसे रिरियाते नहीं रहते, तो विम्पर्स करना, विम्पर करना, ठीक है। हाँ, नाउ अब क्या होता है, ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड प्ले विद बिगर डॉग्स ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन क्या करता है, वो इधर उधर जाता है, कुत्तों में घुलता मिलता है जो बाकी कुत्ते होते हैं, और साथ ही साथ ही लिक्ड द बोल्स ऑफ अदर डॉग्स, और जो दूसरे जो कुत्ते होते हैं उनके जो प्याले होते हैं खाने के, उनमें भी ना वो चाटना शुरू करता है, यानी उसको भूख लगती है। अब उसका हाजमा ठीक हुआ होता है। अब उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद क्या होता है, आओ जी, अब हिज कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग, फाइटिंग फॉर फूड। अब उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक होनी शुरू होती है और अब वो खाने के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। न्यूज रीच टू मिस पंफ्री, दिन में दर्जनों बार कॉल करती है, डॉक्टर मेरा ट्रिकी कैसे है, प्लीज डॉक्टर साहब। ऐसे ऐसे ना बस वो बुरा हाल हो जाओ, डॉक्टर अरे अरे रुक जाओ जी, ठीक है श्रीमती, ठीक है, वो ठीक है, हाँ हाँ अब थोड़ा इंप्रूव कर रहा है। और वो ये सुन के बड़ा खुश होती थी, ठीक है। मिस्टर हैरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ, हाँ फिर क्या हो गया, न्यूज रीच टू मिसेस पंफ्री, उनको पता चलता है कि थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ है। अब भाई फिर से दोबारा से क्या भेजने लगी, शी सेंड्स एग्स, बॉटल्स ऑफ वाइन। अब अंडे और बॉटल ऑफ वाइन किसके लिए, डॉक्टर हैरियट के लिए? अरे ना बाबा, ट्रिकी के लिए, कुत्ते के लिए वाइन और अंडे भेज रही हैं। दोबारा से वो जो खुद खिला रही थी वहां मोटा कर दिया था उसको, वही भेजना शुरू कर दिया। अब मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, मिस्टर हैरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ 2 glasses बिफोर लंच एंड 2 आफ्टर लंच। अब मिस्टर हैरियट क्या, अपने पार्टनर के साथ 2 ग्लास जो होते हैं वो लंच के बाद, हाँ अब बिफोर लंच से पहले, और 2 ग्लास आफ्टर लंच वो पीने लगे थे वाइन, क्योंकि उनको मिल रहे थे, और अंडे भी वही खा लेते थे, यानी ट्रिकी को वो नहीं दे रहे होते थे। मिसेस पंफ्री स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी। अब भाई यहां तक कि उन्होंने ब्रांडी पीने की चीज होती है, तुम लोग बस सुन लेना और लिख देना, ज्यादा जानने की कोशिश मत करना ये ब्रांडी क्या होती है, वाइन क्या होती है, ठीक है। तो ब्रांडी भी भेजने लगी भाई। मिस्टर हैरियट थॉट ही वुड लाइक टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि भाई अच्छा है, ट्रिकी को तो मैं परमानेंट गेस्ट के तौर पे ही रख लेता हूं। ये तो भाई बड़ा बढ़िया मेरा फायदा हो रहा है, मेरा बड़ा फायदा हो रहा है इससे तो मेरा बहुत फायदा हो रहा है। भाई क्यों फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है कि उन्हें ऐसा क्यों लगा था उसको परमानेंट गेस्ट रख लेना है, तो ये लाइन पूरी चिपका के आनी है तुम्हें। बिकॉज मिस्टर हैरियट वाज हैप्पी हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स एवरी मॉर्निंग। भाई 2 एक्स्ट्रा एग एवरी मॉर्निंग मिल रहे थे, लिखो कमेंट में। और क्या था, फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन इन द आफ्टरनून, ब्रांडी एट नाइट। ये लाइन तुम्हारी क्वेश्चन में आनी और जिट्टो चिपका के रख देना। और इस चैप्टर में कुछ नहीं, इसका रस ही ये था, बस मैंने तुम्हें पिला दिया रस, ठीक है। जैसे मिसेस पंफरी ने ब्रांडी और वाइन पिला दी थी ना डॉक्टर हैरियट को इनडायरेक्टली, ऐसे मैंने तुम्हें इस चैप्टर का रस पिला दिया। आ जाते ही कॉल्ड मिसेस पंफरी। अब मिसेस पंफरी को बोलते हैं अरे ठीक हो गया है, आ जाओ लेने। अब मिसेस पंफरी जो कि भाई रिच लेडी, वो अपने शॉफर के साथ, जो कि खास ड्राइवर होता है, पूरा तैयार हुआ होता है, ड्रेस व्रेस पहना होता है, गेट खोलता है, उसे शॉफर कहते हैं। वो अपने शॉफर के साथ बड़ी लंबी गाड़ी में अपने जाती हैं ट्रिकी को वापस लेने। अब वो वहां पहुंचती हैं, डॉक्टर हैरियट उनसे मिलता है, और वो वहां क्या कहती है, अपने ट्रेम्बल लिप्स के साथ, ट्रेम्बल मतलब कपकपाते हुए होठों से कहती है, क्या मेरी ट्रिकी बात में सही हो गया, सच बता देना। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं रुक जाओ। वो जाते हैं और ट्रिकी को अपनी गोद में लेके आते हैं। ट्रिकी जो कि पहले फैटी था, बहुत ज्यादा थुलथुल था, ऐसा हुआ पड़ा था, अब क्या हो गया, उसके मसल निकल गए हैं, अब वो फिट है, थोड़ा लीन हो चुका है, मस्कुलर हो चुका है, और एक प्रॉपर फिट एनिमल नजर आ रहा है, ठीक है। अब वो जैसे ही गोद में लेके जाते हैं प्रिंसेस पंफ्री के पास, उनके बच्चे को, उनके बेटे को, वो क्या करता है, एकदम से कूद के वो लीप करके किसकी गोद में चला जाता है, किसकी लैप में चला जाता है, मिसेस पंफ्री की लैप में जंप कर देता है। और मिसेस पंफ्री को वो लिक करने लगता है, उनके फेस को चाटने लगता है, भौंकने लगता है। ये देख के उनकी आंखों से पानी आ जाते हैं, मिसेस पंफ्री की आंखों में आंसू उतर के, डॉक्टर हैरियट मैं आपका एहसान कैसे कैसे अदा करूंगी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली, मैं आपका एहसान नहीं उतार सकती, बाय बाय डॉक्टर। और ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं था। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा मैं अभी बता देता हूं, वो क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूं। जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये, जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। वो क्या, चलो पहले इसको कंप्लीट करा दूं 2-3 लाइन, तो फिर क्वेश्चन बताता हूं। ट्रिकी वाज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जंप्ड इनटू द कार, जो कि मैं बता चुका हूं कि वो बहुत खुश हो जाता है, कार में कूद ही मार देता है। मिसेस पंफ्री सेड शी वोंट बी एबल टू एवर थैंक हिम, मैं आपका एहसान कभी नहीं अदा कर सकती मिस्टर हैरियट, एंड
द सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल, ट्रिकी वाज क्योर्ड। और वो कहती हैं वाकई में दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत हुई, सर्जरी कामयाब हो गई, क्या सर्जरी करी है डॉक्टर हैरियट तुमने, ऐसा कह के मिसेस पंफरी निकल जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना कि मिस्टर पंफरी ने ऐसा क्यों कहा था कि दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लिख देना कि भाई उनको ऐसा लगता था कि भाई ये जो सर्जरी हुई थी उसकी वजह से ट्रिकी जो हील हुआ था, क्योर हो गया था। और पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी उसमें कि ऐसे बीमार था, फिर डॉक्टर हैरियट ले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात मैं आपकी जो सेकंड लाइव लूंगा ना उसमें रिवीजन कराऊंगा, जिसपे मेरा फोकस होगा मल्टीपल क्वेश्चन कराने पे। यहां मैं खुद क्वेश्चन के आंसर लिख के आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ वहां बैठे हुए करोगे। ठीक है, अभी अच्छे से इसका आगे पीछे देख लेते हैं चैप्टर का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, क्या बनता है जी, वो बता दो सर, वो बता दो। इसमें बार बार जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार था। तो उसको प्रॉब्लम क्या थी मेरा बच्चा, कि भाई जो उसकी मिस्ट्रेस थी, जो मिसेस पंफरी थी, ओनर थी, वो उसको ओवर पैम्परिंग कर रही थी। क्या कर रही थी, बहुत ही ज्यादा ओवर पैम्परिंग कर रही थी, बहुत ज्यादा ही प्यार कर रही थी, ज्यादा लाड कर रही थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहा था। आप बताए दो कि मलन्यूट्रिशन, उन्हें लगता था कि वो ही सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन, और जबकि उसको अनहेल्दी फूड्स दे रही थी, उसको क्रीम केक्स दे रही थी, चॉकलेट्स दे रही थी, ब्रांडी पिला रही थी, इसलिए उसका यह हाल हुआ था। तो एक लाइन है जो तुम्हें याद करनी, यहां लिख के डाल दो अभी के अभी, कि शी नीड टू कट डाउन ट्रिकी फूड। उनको क्या करना चाहिए था, उनको जरूरत है कि भाई वो ट्रिकी के जो फूड है उसको कम करें, उसे कम खिलाएं। ये लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए। एक दूसरा जब ट्रिकी जा रहा था तो उसके साथ कुछ सामान भी किया था। वो सामान क्या था, याद रख लेना भाई, दिन का बेड, नाइट का बेड, बहुत सारे बॉल जिसमें वो खाना खाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है यार, ये सब तो भेजेंगे। और फेवरेट कुशन, टॉयज वगैरह, रबर रिंग्स वगैरह जो टॉयज थे वो जा रहे थे। तो ये याद रख लेना, बस बाय हो गया चैप्टर। कुछ था इसके अंदर। अब जल्दी से एक बार ना पॉज करो वीडियो को और एक बार रिमाइंड करो क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे मैंने, क्या क्या इसके अंदर था। तुम इसका लॉन्ग आंसर जो समरी जो अभी मैंने कराई है ना, ऐसे बिना देखे लिख सकते हो, लिख के देखो सब याद आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्या आपने लेंडोर का नाम सुना है? हाँ, बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ों में है। मैं उसको जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां एक शख्स रहते हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। हाँ जी, रस्किन बॉन्ड साहब इंग्लिश की दुनिया के बहुत बहुत मशहूर, बहुत ही फेमस राइटर में से एक हैं। और उनकी ही कहानी है द थीफ स्टोरी। यार क्या कहानी है यार, क्या शानदार कहानी है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी किताब की सबसे अच्छी स्टोरी में से एक ये है तो गलत नहीं होगा यार, मेरी तो फेवरेट वन है। इसके ऊपर तो मैं फिल्म बना दूंगा, फिल्म जरूर बनाऊंगा, लिख के रखना, इसके ऊपर मैं एक फिल्म बनाऊंगा। बड़ी प्यारी स्टोरी है। क्या स्टोरी है बता देता हूं। उससे पहले कुछ इंग्लिश के वर्ड जो आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। बिट्रे मतलब धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना, बिट्रे बोलते हैं उसको। स्ट्रे मतलब आवारा पशु नहीं बोलते, स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर लेटर लिखो, ये वो स्ट्रे है। रॉब करना, रॉबरी से बना रॉब करना, कहीं पे कहीं डाका डालना, चोरी करना, स्टील चोरी करना। चिली मतलब बहुत ज्यादा ठंडी। रेफ्यूजी से बना यानी शरण ले लेना, पनाह मांगना, पनाह ले लेना, रेफ्यूज करना, वहीं से रेफ्यूजी बन गया। एंशियस मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होना, परेशान होना, दिल में दुख होना, एंशियस होना। जैसे एग्जाम से पहले हमारी हालत कैसी होती है, वी आर एंशियस। ठीक है। फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरिंग, बटरिंग करना, फ्लैटर, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब खर्चीला, जब बहुत ज्यादा फजूल खर्चा करता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। और इसका उल्टा क्या होता है बताना, कंजूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखता हूं कितनी नॉलेज है तुम्हें, कमेंट करके बताओ। ठीक है, आ जाते हैं अब कहानी क्या भाई। कहानी अनिल नाम के 25 साल के एक स्ट्रगलिंग राइटर की है। ये कौन है, अनिल। बड़ा प्यारा इंसान, बहुत शानदार इंसान, 25 साल का एक स्ट्रगलिंग राइटर है जो मैगजीन के लिए कुछ लिखता है, लेकिन अभी स्ट्रगलिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा भी ये सेटल नहीं हुआ है। लेकिन एक अच्छा इंसान है, बहुत सिंपल है, काइंड हार्टेड है, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, हमारा अनिल। आ जाओ, तुम्हारे दिमाग में ऐसे किसी शख्स की तस्वीर बन रही है जो कि बहुत सिंपल है, काइंड हार्टेड है, ऑनेस्ट है और सबके लिए अच्छा सोचता है। ऐसा कोई दिमाग में बन रहा है, उसको दिमाग में रखो अभी। एंड ही चेंजेस हरी। अब हरी को बदल देता है ये। अब ये भाई साहब हरी कौन है, हरी कौन है हरी हमारी कहानी का नरेटर है। ये कहानी इस तरह से लिखी गई है कि नरेटर, इसमें कहानी को कहने वाला कौन है, नरेटर कौन है, हरी ही है। वो बताता है कि कैसे मैं अनिल से मिला और कैसे मैंने उसके साथ रहने का फैसला किया, मैंने उसको धोखा दिया, वापस आया, जो भी था वो हरी बता रहा है हमें, हरी बता रहा है। ठीक है, अब हरी सिंह कौन है, हरी सिंह जो कि नकली नाम है, ये एक चोर है, ये अपना नाम बदलता रहता है ताकि पुलिस से बच सके और बाकी जो इसके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स जो है इसके, उनसे भी ये बचा रहे, क्योंकि सबके साथ ये चोरी करके ही आता है। तो एस्केप करने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम पुलिस एंड हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स, ही कीप्स चेंजिंग हिज नेम। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? क्या लिख सकते हो अभी कमेंट में? सबके सब लिखो मेरा बच्चा, अपनी कॉपी में लिखो। आगे बढ़ जाते हैं। ये 15 साल का चोर है, बिट्रेज अनिल को धोखा देता है।
वॉन्ट्स एजुकेशन, लेकिन इसको एजुकेशन चाहिए होती है, इसे एजुकेशन की वैल्यू समझ में आती है कि हाँ यार एजुकेशन अगर मिल जाए तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं, आई कैन अचीव एवरीथिंग इन माई लाइफ। और ये क्या कहता है, अनिल्स गुडनेस चेंजेस हिम, अनिल की जो अच्छाई है वो इसको बदल देती है। कैसे बदल देती है अभी हम चैप्टर में पढ़ लेंगे। जो क्या है ये चैप्टर, सर पढ़ा दो अब जल्दी से। हाँ जी पढ़ा दो सर जल्दी से, आ जाओ जल्दी से देखते हैं मेरा बच्चा। भैया 15 years old thief changes his name every month, he stays away so that he can stay away from police and old employers। भाई ये कौन है, हरी सिंह, 15 साल का हमने देख लिया था, वो अपना नाम चेंज करता रहता है ताकि पुलिस से और अपने ओल्ड एम्प्लॉयर से बचा रहे। अनिल इज द 25-year-old राइटर, और उसके बारे में हमने देख लिया, अनिल 25-year-old एक स्ट्रगलिंग राइटर है, मैगजीन के लिए लिखता है, ही राइट्स फॉर मैगजीन, और क्या है, सिंपल है, काइंड हार्टेड है, बहुत अच्छा इंसान है। दे बोथ वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, एक रेसलिंग में कुश्ती का मैच होता है, वहां ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। अब हरी की ना 15 साल का ये जो चोर है, ये ना काफी डिसेप्टिव लोग होते हैं। डिसेप्टिव मतलब ये ना लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, चोर लोग जो होते हैं, बहरूपी होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका ना कुछ अलग पर्सनालिटी होती है, अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो हरी के अंदर भी एक चीज है, वो ना बड़ा अजीब तरीके से हंसने लगता है, ऐसे करके हंसने लगता है, जिससे लोगों को धोखा देता है। कहते हैं ना भाई जो मुस्कुराहट है ना, ये इनसे बच के रहना, क्योंकि मुस्काने झूठी है। ठीक है, अच्छा भाई, तो हरी की भी मुस्कुराहट कुछ ऐसी सी होती है। आ जाते हैं, तो हरी सिंह क्या करता है, ही आस्क्स फॉर वर्क, वो कहता है मुझे काम दे दो। अनिल कहता है, अनिल सेड ही वोंट बी एबल टू पे, कि भाई मैं तुम्हें, मेरे पास कोई काम नहीं और मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूं, बट आई कुड फीड यू या ही कुड फीड हिम इफ ही नोज हाउ टू कुक। हरी लाइट, वो कहता है मैं तुम्हें देखो काम पे तो ऐसे नहीं रख सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, बट तुम क्या खाना बना सकते हो? अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूं, अगर तुम्हें खाना पकाना आता है तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूं। ठीक है, इतना कहता है, जिस पर हरी कहता है कि हाँ मुझे खाना पकाना आता है, जबकि झूठ बोलता है, उसको खाना पकाना नहीं आता होता। अनिल टुक हिम टू हिज रूम, वो उसे अपने कमरे पे ले जाता है। हरी खाना पकाता है, वो खाना इतना बुरा पकाता है कि उसको कुत्तों को फेंकना पड़ता है, इतना बुरा खाना पकाता है। उस बात पे भी जब वो कहता है कि यार खाना बड़ा बुरा होना है, तो उस पर भी वो यूं हंस देता है, और हरी उसके ऐसे सर पे मारता है, कहता है कोई नहीं मैं सिखा दूंगा तुम्हें, ऐसे बोल देता है। अनिल डिडंट ईट, अनिल आस्क्ड हिम टू लीव, ही स्माइल्ड, अनिल लाफ्ड। तो अनिल जब कहता है भाई तुझे खाना पकाना याद चले जाते, तो वो हंस के ऐसे दिखा देता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा, यानी उसको उसके दिल को जीत लेता है। कौन? हरी, मतलब हमेशा उसको मना लेता है कि कोई नहीं, हंस के मुस्कुरा के कि नहीं मेरे को रहने दो, ऐसे करके। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। अनिल प्रॉमिस टू टीच, अनिल उसको कहता है कि मैं तुम्हें ना पढ़ाऊंगा, वो उसको उसका नाम लिखना सिखाता है, उसे खाना पकाना सिखाया, और बाद में कहता है कि मैं तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंसेस भी सिखा दूंगा। इस बात से हरी को लगता है कि अगर वो एक बार ये सब कुछ सीख गया ना, सो ही कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ। तो ये उसको लालच हो जाता है हरी सिंह को, जो कि एक अच्छा लालच होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुकिंग, रीडिंग और राइटिंग, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरा बच्चा कि बताओ हरी सिंह को अनिल क्या क्या सिखाता है, तो वो बताना है कि भाई रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, ये सिखाने की बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना हरी को अच्छा लगने लगता है। वो उसके लिए बाजार से सब्जी लेके आता है, खाना पकाता है, सुबह उठ के चाय बना के उसको देता है, और इस तरह से उनकी दोनों की जिंदगी अच्छी चलने लगती है। हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, ही मेक्स टी इन मॉर्निंग, बाय ग्रोसरीज, स्टील्स 1 रुपीज डेली। अनिल न्यू, बीच में से 1 रुपये चुराता था। अनिल को इस बात का पता भी होता था, लेकिन वो ध्यान नहीं देता था, 1 रुपया का हेरफेर कर देता था जब ग्रोसरी खरीदने जाता था। अनिल अर्न्स बाय इररेगुलर वर्क्स, अनिल की कोई ऐसी तो कमाई थी नहीं, वो इधर उधर कुछ लिखता था, कहीं कोई पब्लिशर मिल गया तो उसका कंटेंट को ले लिया मैगजीन में छापने के लिए, तो वहां से उसकी कभी कभार कमाई होती थी, कभी कभार नहीं भी होती थी, क्योंकि ही वाज अ स्ट्रगलिंग राइटर, राइट। अच्छा एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, अनिल को पता होता था कि वो 1 रुपया चुरा रहा है हरी, लेकिन वो उसको कुछ बोलता नहीं था। जानते हो क्यों? याद रखना, जिसको तुम धोखा दे रहे होते हो ना, उसे पता होता है कि तुम धोखा दे रहे हो, बस वो खामोश रहता है, उस रिश्ते की अहमियत को देखते हुए वो भरम रहने देता है कि कोई बात नहीं, तू धोखा दे रहा है मुझे मालूम है, लेकिन मैं खामोश रहूंगा ताकि वो जो रिश्ते का मान है ना वो बना रह जाए, इसलिए वो शांत रहता है। वो ये अनिल कर रहा था। अनिल को पता होता था 1 रुपए की ये रोजाना चोरी करता है, लेकिन वो उसको जाने देता था, कभी टोकता नहीं था। क्यों? ताकि वो रिश्ता बना रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, अब वन डे, हाँ जी, अब क्या होता है कि अनिल अर्न्स बाय रेगुलर वर्क्स, वो इधर उधर से कमाता था, कभी कभार कमाता था, कभी नहीं। समटाइम्स बोरो और लेंड, कभी कभी उधार ले लेता था, दे देता था, ऐसा चलता था। यारों का यार था यार हमारा अनिल। ही गोज आउट विद फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेट, और दोस्तों के साथ जाता था, उड़ा देता था, जो कि हरी को लगता भी था कि यार ये ना काफी एक्स्ट्रावेगेंट है, यानी खर्चीला है यार, ये ना गलत पैसे उड़ाता है।
वन डे एक दिन क्या होता है, अनिल गॉट बंडल ऑफ नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, घोल के पी जाओ, लिखो अपनी अपनी कॉपी में, सब लोग लिखो कमेंट्स में जल्दी से, ठीक है। वन डे अनिल गॉट बंडल ऑफ नोट्स, वो ना बंडल ऑफ नोट्स लाता है, सेलिंग बुक्स टू अ पब्लिशर पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड। अब अनिल क्या करता है, उसको ना कहीं एक पब्लिशर से ना एक ऑर्डर मिल रहा होता है और उसके जो काम होता है उसको अप्रूव कर दिया गया होता है, जिससे उसे बंडल ऑफ नोट्स मिलता है और वो लेके आता है। अब अनिल क्या करता है, अनिल क्या करता है, ही पुट्स दैट अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड, जो गद्दा होता है ना बेड का, उसके नीचे उन नोटों को रख देता है। हरी रियलाइज, हरी को पता चल जाता है, ही हैज नॉट स्टोलन एनीथिंग एक्सेप्ट ₹1। हरी को पता ही होता है कि भाई, हरी को पता ही होता है कि ऐसे ऐसे उसने पैसे रखे। हरी को लगता है कि यार मैंने यहां पे ना कुछ सही नहीं किया है, मैंने यहाँ पे कुछ सही नहीं किया है, यहाँ पे हम जो मेरे जो स्किल्स है चोरी करने के, मैंने वो एक्सरसाइज ही नहीं करे। ₹1 चुराता हूं और जो इसको पता भी नहीं चलता। और चुराने का असली मजा तो तब है जब सामने वाले को पता तो चले चोरी हुई है, उसको तो पता ही नहीं चलता, वो तो रियलाइज ही नहीं करता। तो कहता है यार मैं बड़े शरीफों की तरह काम कर रहा हूं, सिवाय ₹1 के यहां पे मैंने कुछ नहीं चुराया। अब वो क्या करता है, हरी वो सरप्राइज विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट। अब क्या करता है, वो कहता है यार ये इतना मुझ पे भरोसा करता है, इतना तो कोई भरोसा नहीं करता। वो काफी सरप्राइज भी रहता है कि अनिल इतना भरोसा उस पर क्यों करता है। अब वो क्या होता है, ही हैड द की ऑफ रूम, उसके पास रूम की चाबी तो होती है। ही हैज नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ। हरी को ना इससे ज्यादा विश्वास वाला आदमी कभी नहीं मिलता कि उसके पास रूम की कीज भी हैं, उसके सामने ही पैसे भी हैं और अनिल उस पर इतना भयंकर ट्रस्ट कर रहा होता है। ऐसा इंसान उसने कभी नहीं देखा होता, जिस पर वो कहता भी है। क्या कहता है, क्या कहता है, एक चीज कहता भी है, वो कहता है, हरी कहता भी है, हरी कहता है कि मैंने देखा है, मैं जब लोगों की चोरी करता हूं तो जो ग्रीडी मैन होता है वो शो करता है फियर, वो डर जाता है जैसे उसे पता चलता है चोरी हो गई, लालची आदमी। अ रिच मैन शोज एंगर, और जो अमीर आदमी होता है गुस्सा दिखाता है। लेकिन अ पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है कहता है कोई बात नहीं भाई, हाँ भाई हम गरीब आदमी है, लुट गया हमारा सब, कोई बात नहीं, चोरी करके ले गया, वो एक्सेप्टेंस कर लेता है। लेकिन अनिल इनमें से एक भी नहीं है। अगर अनिल को पता चलेगा कि उसकी चोरी हुई है तो वो इनमें से कोई सा भी रिएक्शन नहीं देगा, उसको पैसों के गुम हो जाने का दर्द नहीं होगा। आ जाते हैं ट्रस्टिंग पर्सन, उसको इस बात की तकलीफ होगी कि जिस इंसान को उसने भरोसा किया उसने उसके साथ ऐसा किया, तो वो अनिल को जानता था, हरी समझ गया था। आ जाते हैं अब, फिर क्या होता है, ही कन्विंस हिमसेल्फ फॉर स्टीलिंग, अनिल वुड वेस्ट ऑन फ्रेंड्स एंड नॉट पेड फॉर अ मंथ। अब हरी ना खुद को मनाता है कि मैं क्यों चोरी ना करूं अनिल के पास, भाई इतना ट्रस्ट करता है, ऐसा इतना ट्रस्ट क्यों करना चाहिए इसको। दूसरा ये जो पैसे है ना, ये अपने दोस्तों में जाके उड़ा देगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे वो कन्विंस करता है खुद को, तो कैसे कन्विंस करता है, ही कन्विंस हिमसेल्फ फॉर स्टीलिंग दैट अनिल वुड वेस्ट हिज मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में उड़ा देगा, नॉट पेड फॉर अ मंथ एंड ही इज नॉट बीन पेड। कौन, ये लाइन लिखो मेरे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखो, दैट ही इज नॉट बीन पेड फॉर अ मंथ, कि उसे एक बार भी महीने में पैसा नहीं मिला है सिवाय ₹1 वो जो चोरी कर लेता है। ही वो अब वो क्या होता है, रात में उठता है, क्रॉल टू अनिल्स बेड, अनिल के बेड की तरफ ऐसे ऐसे क्रॉल करते हुए जाता है और गद्दे में से पैसा निकालता है। अनिल्स बेड स्टील्स, रीच द स्टेशन डेलिबरेटली, डिड नॉट कैच द ट्रेन। अब वहां से पैसे निकाल के और अपनी जेब में रख के भागा भागा चला जाता है रेलवे स्टेशन में, भाग के आ जाता है, चोरी करके आ जाता है। अनिल को धोखा दे दिया हरी ने। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, ही हैड काउंटेड द मनी, ₹600, ₹50 नोट्स, उन्हें पैसे गिने, ₹600 थे उस जमाने के, ₹600 बहुत पुराने जमाने के। अब क्या करता है, he could live a lavishing life for 2-3 weeks, 2-3 हफ्ते तो मजेदार जिंदगी कटती इतने पैसों में, हरी को पता था इस बात का। फिर क्या होता है, he is alone at railway station, looted अनिल। अब वो रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ, वहां उसका कोई नहीं, ना घर ना बाहर, और बस उसके पास पैसे हैं जो 2-3 हफ्ते चल सकते हैं। इस मोमेंट पे वो सोचता है कि वो क्या करके आया है, वो अनिल का ट्रस्ट तोड़ के आया है। जिस इंसान ने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया आज तक जिंदगी में किसी ने इतना भरोसा नहीं किया था, ठीक है, अनिल ने उस पर इतना भरोसा किया, उस इंसान को भरोसा तोड़ के आया। अब उसके मन में ना डर सताता कि अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। फिर वो क्या करता है, रेन स्टार्टेड, नोट्स गॉट वेट, रियलाइज्ड रीडिंग एंड राइटिंग वुड गिव हिम अ रिस्पेक्टेबल जॉब। अब क्या होता है, अचानक बारिश होने लगती है, उसको वो जो पजामा और जो कपड़े होते हैं वो भी एकदम स्किन से चिपक जाते हैं, इतना वो गीला हो चुका होता है। अब उसे एहसास हो रहा होता है कि यार ये जो रीडिंग और राइटिंग जो मुझे अनिल सिखा रहा था, पढ़ना लिखना, उससे मुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिल सकती है। आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ, आई कैन हैव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। बट अभी जो मैं चोरी करके भागा हूं, इससे मैं कब तक, कितने दिन तक मेरा गुजारा चलेगा। तो उसको जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसकी जो गुडनेस एकदम अवेक हो जाती है,
वो उसको मजबूर करती है कि वो क्या करता है, फिर क्या करता है, ही रीच टू रूम, ही रिटर्न टू रूम, वो दोबारा से रूम पे आ जाता है। प्लेस्ड मनी बैक, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो जो पैसे थे चुपचाप से ऐसे गीले नोट वहां रख देता है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, अनिल की आंख खुली। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप लेट, अब रात भर तो चोरी करने में गया हुआ था, है ना, अब सुबह देर से आंख खुली। अनिल हैड मेड टी, फाउंड ₹50 नोट बिसाइड हिम, अनिल टोल्ड ही वुड पे 50 रेगुलरली। अब अनिल उसके लिए चाय लेके आता है और कहता है ये ₹50 तुम्हारे, और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करा करूंगा। ये बात अनिल उसको बोल रहा होता है। ही रियलाइज नोट वॉज वेट, वो देखता है कि वो जो नोट था ना, वो वही वाला नोट था जो उसके वहां पे दोबारा से बिस्तर में रखा है, जो कि गीला था। दैट मीन्स अनिल हैड नोन अबाउट हिज मिसडीड, नो सैडनेस, नो एंगर और गिल्ट। वो देखता है कि अनिल को पता चल चुका है, लाइक ही कुड हैव हैंडेड हिम टू द पुलिस, ही कुड हैव हैंडेड हिम टू द पुलिस। इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की, क्या कि अनिल कुड हैव का मतलब कर सकता था, अनिल कुड हैव हैंडेड हिम टू द पुलिस, वो हरि को पुलिस को दे सकता था कि ये तो चोर है, मेरे घर से चोरी करके भागा था, ये लाइन घोल के पी जाओ। बट ही डिडंट डू सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इंस्टेड उसने क्या किया, उसने उसको ₹50 दिए और कहा कि मैं रेगुलर तुम्हें पे करूंगा। अब भी उसने भरम रखा, और इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है, ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम की है, उसने बख्शिश, दोबारा से लेते हैं, और इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि यह भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है, यह भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है, उसने बख्शिश नहीं की, हमने सिफारिश नहीं की। बिल्कुल यही हालत यहां पर भी है, ठीक है। अब क्या होता है, अब अनिल क्या, हरि को समझ में आ चुका होता है कि भाई ये तो सब कुछ इसको पता है, गीला नोट देख के इसको अंदाजा भी हो चुका है कि यार ये तो चोरी करके भागा था, लेकिन उसने ना एंगर दिखाया, ना गिल्ट दिखाया, ना सैडनेस दिखाई, उसने ऐसा करा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ही स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे। अब उसने वो जो डिसेप्टिव स्माइल थी वैसे नहीं मुस्कुराया, ऐसा करके मुस्कुराता ना, अब ऐसे नहीं मुस्कुराया, अब वो वाकई में अपनी मुस्कुराहट मुस्कुराया, और अनिल की अच्छाई ने, अनिल की गुडनेस ने हरि को बदल दिया। कैसे बदल दिया हरि को कैसे बदल दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा, कैसे बदल दिया, ये पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। कैसे, अनिल डिड नॉट एक्सप्रेस एनी एंगर, ही शोड, अनिल ने कोई एंगर नहीं दिखाया। 6 नंबर में आए तो भी यही लिखना, 3 नंबर में तो थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा एक्सप्लेन करके बस इतना फर्क हो जाएगा, लेकिन पॉइंट्स ये रहेंगे कि अनिल का क्या था, लव था, अनिल के अफेक्शन ने, अनिल के ट्रस्ट ने, जितना उसने ट्रस्ट शो किया था, अनिल ने जो सिंपैथी दिखाई थी, जो हमदर्दी दिखाई थी, अनिल की कंपैशन ने किसको बदल दिया, हरि को बदल दिया। दोस्तों बहुत प्यारा चैप्टर है, इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट और इतना प्यारा चैप्टर आपकी बुक का कोई और सही कौन सा ही होगा, बड़ा अच्छा चैप्टर है। और दूसरा एक सवाल और जो तुम्हें याद रखना है कि हरि सिंह ने एक बात की थी, ये लाइन तुम्हें याद रहनी चाहिए कि ग्रीडी मैन क्या शो करता है, रिच मैन क्या शो करता है और पुअर मैन क्या शो करता है, लेकिन अनिल इनमें से कोई भी चीज शो नहीं करेगा जो उसने ना ही की थी। तो दोस्तों इस तरह से हमें एजुकेशन की भी वैल्यू पता चलती है। यहां एक एजुकेशन के ऊपर भी बड़ा फोकस किया गया है, समझ पा रहे हो आप, कि हरि को लगा कि एजुकेशन इज अ टूल, एजुकेशन एक ऐसा टूल है विच कैन चेंज हिज लाइफ फॉर एवर, जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। इफ ही कैन learn how to write and read, then he can change his life, he can achieve whatever he wants। ये बात उसको समझ में आ गई थी, ठीक है। तो एजुकेशन का एक वाइटल रोल था, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है। क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस कर लूंगा, अभी इतना जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, जो पॉइंट्स बता दिए काफी है कि तुम अपना प्री बोर्ड बहुत अच्छे से देख के आ सको। कोई भी सवाल तुमसे पूछ ले जाए तुम उसका आंसर पता होगा, ठीक है, मानते हो। लेकिन फिर भी मैं तो कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें घोल के पिला दूंगा ये सारे क्वेश्चन, कीवर्ड, सब कुछ। तो जो हमारी सेकंड रिवीजन होगी, जो लाइव रिवीजन होगी, अटेंड करनी है, सब पे हाजिरी चाहिए। और फिर तुम्हारे नंबर अगर इंग्लिश में नहीं आते, तुम्हारी लाइफ के बेस्ट नंबर, फिर मेरे से आके बोल देना, अरे तुम सब जानते हो कि भाई बड़े भाई मानेंगे नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। कोई अभी डाउट आ रहा हो बीच में तो ये रहा इंस्टाग्राम अकाउंट, बार बार बता रहा हूं, अपनी क्वेरी यहां आके मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉलो करके रख लेना जब तक एग्जाम है तुम्हारे, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। क्या शानदार चैप्टर है। ए मोटू, यहां क्या कर रहा है मोटू, है मोटे मोटू लाल, स्लोपी, ढीले,
भाई ये देखो कितना मोटू है ये। हाँ, इसी की कहानी है। इसका नाम है ऑजिबल। क्या नाम है? ऑजिबल। ये मोटू एक नंबर का सीक्रेट एजेंट है। हाँ, सीक्रेट एजेंट, जासूस है, स्पाई है, बहुत मोटा है। देखो इसका पेट निकला हुआ है, निकला हुआ पेट देखो इसका, वेरी फैट। इसको अमेरिकन एक्सेंट है इसका, इसका अभी भी ना एक्सेंट अमेरिकन ही। और कैसा है ये? कैन स्पीक जर्मन एंड फ्रेंच। भाई ये जर्मन और फ्रेंच भी बोल सकता है, लेकिन ये किसी भी एंगल से सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा। हाँ, ये मोटू ऐसा ही है। तो क्या हुआ था इसके साथ, सीक्रेट एजेंट के साथ? वही कहानी है हमारे इस ऑजेबल की कहानी। दोस्तों, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बना रखा है, एक बार सर्च करके देखना जरूर। चाहे चाहे पूरा वीडियो मत देखना, बट जरूर देखना, पार्ट जरूर देखना, जो मैंने तुम लोगों के लिए शूट करा था, सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। यूट्यूब पे जाके लिखना मिडनाइट विजिटर बाय डियर सर, ना तुम्हें पसंद आ जाए तो कहना मुझसे। आ जाओ। अब क्या है इस चैप्टर की कहानी? सर जल्दी से बता दो। हाँ मेरा बच्चा, बता देता हूं। बहुत आसान सी कहानी। ये लॉन्ग आंसर ना, बस ये काफी है, ये काफी है। आओ जल्दी से देखते हैं। ऑजिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट। एक सीक्रेट एजेंट था ऑजिबल। ही वॉज अ वेरी फैट, स्लो एंड अमेरिकन एक्सेंट। ऑजिबल की लाइन जल्दी से कमेंट में लिख दो, कैसा है? फैट है, स्लो है, और कैसा है? अमेरिकन एक्सेंट है, स्लोपी है। ठीक है। ही वॉज विद द राइटर नेम्ड फॉलर। वो किसके साथ है? एक होटल के अंदर है, फ्रांस के फ्रेंच होटल में है, जहां पे उसका एक राइटर है फॉलर नाम का, उसके साथ है। उसकी भी शक्ल दिखा देता हूं। हाँ सर जल्दी शक्ल दिखा दो। ये रहा, इसके साथ घूम रहा है ये है एक राइटर। कौन है ये? एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है। और ये क्या कर रहा है भाई? ये डिसअपॉइंटेड है टू फाइंड ऑजिबल फैट बोरिंग। और ये सोच रहा है कि यार, मैं तो सोचा था सीक्रेट एजेंट होगा, जरा फिट होगा, एकदम चालाक होगा, स्मार्ट होगा, लेकिन ये तो ऑजिबल तो मोटा सा है। ये उम्मीद नहीं कर रहा था, ये इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहा था। ठीक है। तो ऑजिबल और फॉलर दोनों साथ में एक होटल के अंदर है, घूम रहे हैं। ठीक है जी। फिर क्या होता है जी? फिर क्या होता है? आओ पढ़ते हैं। Oswald told Fowler that he would soon receive an important paper. Oswald को बताता, जो कि सीक्रेट एजेंट है, फॉलर को बताता कि बहुत जल्द ना मैं एक इंपॉर्टेंट पेपर रिसीव करने वाला हूं, कोई रिपोर्ट्स आने वाले हैं, वो मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है। दैट वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर, जो कि इस कंट्री का ना फ्यूचर ही बदल देंगे, फ्यूचर बदल जाएगा। देन ऑजिबल टेक्स फॉलर, ऑजिबल को ले जाता दैट फॉलर टू हिज रूम, अपने रूम में ले जाता। वहां क्या होता है? एंड व्हेन दे एंटर्ड द रूम, जैसे ही वो रूम के अंदर घुसते हैं, वहां क्या मिलता है उन्हें? दे सॉ अ गाय नेम्ड मैक्स। वो मैक्स नाम के एक और इंसान, शख्स को वहां पे मौजूद पाते हैं। मैक्स वॉज स्टैंडिंग देयर। ही डिमांडेड दैट इंपॉर्टेंट पेपर। वो कहता है वो पेपर मेरे हवाले कर दो। दैट मिसाइल्स फ्रॉम ऑसिबल, पेपर अबाउट मिसाइल, जो कि मिसाइल्स के बारे में है। ऑसिबल से वो पेपर मांगता है। ही आस्क्ड देम टू बी कंफर्टेबल। वो कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे पेपर दे देना। अंटिल द रिपोर्ट्स अराइव्ड इन 30 मिनट्स। भाई 30 मिनट तक वो वेट करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, कंफर्टेबल रहो और मुझे वो पेपर दे देना। ऑजिबल फैब्रिकेटेड अ स्टोरी। अब यहां तक कहानी सबको समझ में आई। दोबारा से सोचो भाई, ऑजिबल कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है। फॉलर कौन है? एक जर्नलिस्ट था, उसके साथ था एक राइटर था, जर्नलिस्ट कह रहा हूं, राइटर था। अब वो दोनों अपने रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, होटल के अंदर। वहां वो देखते हैं मैक्स नाम का एक सीक्रेट एजेंट बंदूक ताने उनके सामने खड़ा हुआ है। वो उनसे कह रहा है कि आधे घंटे आराम से वेट करो, मुझे वो रिपोर्ट दे देना। ठीक है, ऐसे कहता। चलो अब क्या होता है? ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है, वो कैसे उनसे पार पाएगा ऐसी सिचुएशन में? तो क्या होगा? ऑजिबल क्या करता है? ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी, झूठी कहानी गढ़ता है। क्या कहानी गढ़ता है? इट वॉज द सेकेंड टाइम that someone had got into his room through that balcony. दोस्तों ऑजिबल क्या करता है? ऑजिबल एक झूठी कहानी गढ़ता है। He fabricated a story. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फैब्रिकेटेड। सब एक साथ लिख दो भाई, याद रह जाएगा। ऑजिबल फैब्रिकेटेड a story that this is the second time that someone has got into his room through the balcony. वो ये कहता है कि दूसरी बार है कि कोई बालकनी के रास्ते से मेरे रूम के अंदर आया है। ये दूसरी बार है, यानी पहली बार हो चुका है, पहली बार हो चुका है, ऐसा वो झूठ बोलता है। फिर क्या होता है? He further explained, और तो आगे भी वो एक्सप्लेन करता है, that the balcony belonged to the नेक्स्ट अपार्टमेंट, की जो बालकनी है ना दूसरे अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। एंड द मैनेजमेंट हैड नॉट ब्लॉक्ड इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने ये ब्लॉक नहीं किया है, और मैंने इसकी कंप्लेंट भी की है। ड्यूरिंग दिस अ सडन नॉक वॉज हर्ड। तो पूरा विश्वास में उनको ले लेता है कि भाई ये बालकनी दूसरे अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, और मैनेजमेंट ने इसको ब्लॉक भी नहीं किया, यानी वहां कोई बालकनी है। वो ऐसा उसको विश्वास दिला देता है मैक्स को। अब मैक्स को विश्वास हो गया कि यहाँ बालकनी से कोई रास्ता जा रहा है, उसे क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरे अपार्टमेंट का रास्ता बालकनी से जा रहा है। मैनेजमेंट को उसने कहा कि मैंने कंप्लेंट भी करी है इस बारे में कि ये कोई बार पहले भी मेरे रूम में आ गया था यहाँ से, तो अब इसको रास्ते को बंद कर दिया जाए। इसी दौरान ठक 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 ठक,
एक साउंड आता है, आवाज आती है, सडन नॉक वाज हर्ड। ऑजिबल सेड दैट इट मस्ट बी द पुलिस एज ही वांटेड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो कहता है मैंने ना पुलिस को बुलाया था क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए थी उन रिपोर्ट्स के लिए। ड्यू टू द रिपोर्ट्स मैक्स सेड दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी एंड शुड सेंड अवे द पुलिस। वो कह रहा है कि मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूं, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से पुलिस को वहां से भगा दो, ऐसा मैक्स बोल देता है। ठीक है, अदरवाइज ही वुड शूट देम। वो कहता है कि वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, क्लियर है। मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो एंड अ लाउड स्क्रीम इज हर्ड। मैक्स क्या करता है, जो वो सोचता है कि बालकनी है और वो विंडो से ऐसे करके खबरदार कुछ किया तो और ये को कूद जाता है और आवाज आती है मैक्स का काम तमाम हो जाता है। A loud scream was heard. The door opens up and Henry, अब ये हेनरी कौन है, वेटर, जो कि comes in and says that he has brought the drink ordered by Ausible। वो कहता है सर ये आपकी ड्रिंक, ये जो आपने ऑर्डर की थी फॉलर और ऑजिबल के लिए लेके आता है। अब क्या होता है आगे, आगे क्या होता है, मैक्स का तो काम तमाम हो गया। ऑजिबल टोल्ड फॉलर दैट देयर इज नो बालकनी आउटसाइड। ये इंपॉर्टेंट है, देयर वाज नो बालकनी आउटसाइड। एक बार लाइन लिख देना मेरा बच्चा, अभी याद करके खत्म करो। इस चैप्टर में है ही क्या, फैब्रिकेटेड है स्टोरी, और वो स्टोरी क्या थी, देयर वाज नो बालकनी and he made him believe, he made him believe, he made him believe, he made Max believe, Max को बिलीव करा देता है that there was a balcony, वहां एक बालकनी थी। कैसे फिर विश्वास दिला देता है, एग्जाम में यही लाइन लिखनी है, यही क्वेश्चन पूछता है कि ऑजिबल कैसे विश्वास दिलाता है मैक्स को कि वहां बालकनी है, या क्या कहानी सुनाता है, कैसे गेट रिड होता है, अभी बस वो यही पूछेगा तुमसे एग्जाम में। That's how Ausible outwitted Max and saved himself। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है कौन, ऑजिबल। ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे रहने वाली है। तो ये इनके कैरेक्टर स्केच है जो कि मैंने पहले तुम्हें अच्छे से पढ़ा दिए थे। इसका लुक स्लेंडर था, पतला था, ये हमारा मैक्स है। तो ये सब तुम आराम से अब आराम से कर सकते हो, कोई तुम्हें टेंशन नहीं होगी। अब एग्जाम का क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वही था कि ऑजिबल कैसे विश्वास दिलाता है, कैसे विश्वास दिलाता है, इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा। तो ऐसे विश्वास दिला देता है कि दिस इज द सेकंड टाइम, वही वाली लाइन पूरी आ जाएगी मेरा बच्चा, आ जाएगी, दैट समवन हैज एंटर्ड या समवन हैज गॉट इनटू हिज रूम थ्रू द बालकनी एंड ही हैज कंप्लेन टू द मैनेजमेंट एज वेल। ये वाली लाइन आ जाएगी। हाँ, पूरा एक्सप्लेन कर देना। इसके इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बस यही क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स, आउटविट, या फिर कह देगा कैसे उसको आउटविट करता है, यानी अपनी हाजिर जवाबी से कैसे उससे पीछा छुड़ाता है। बाकी इसके क्वेश्चन लाइव रिवीजन क्लास में और भर भर के करा दूंगा। अभी ये लॉन्ग आंसर काफी है, 2-3 बार इसको दोहराओ मेरा बच्चा, वादा करो मुझसे दोहराओगे 2-3 बार, बस ऐसे ही गो थ्रू कर लो, और उसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि लिखा है विक्टर कैनिंग ने। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऑथर्स और राइटर्स के नाम याद रखने जरूरी है क्या? मेरा जवाब है यस। आप अपने एग्जाम में अगर ना भी पूछे तब भी अपना आंसर लिखते हुए ऑथर या राइटर का नाम लिखकर आना, उससे मेरा बच्चा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, अरे बड़ा आसान सा चैप्टर है, मैंने तुम्हारे लिए इस चैप्टर की अलग से वीडियो भी बना रखी है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की। ये रहा वो हमारा जिस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कि मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम हॉरेस डेनबी, जो कि 50 साल की उम्र का एक आदमी, चोर है। इस बुक के अंदर फुटप्रिंट विदाउट फीट में ना चोरों की कहानी ज्यादा है। बताना जरा, इससे पहले चोर की कहानी कहां पड़ी थी? हाँ सही बोल रहे हो, थीफ स्टोरी। ठीक है, बड़ी प्यारी सी कहानी है। तुम अलग से भी अगर तुम्हें टाइम मिले ना, ये वीडियो देख लेना, बड़ा बड़ा मजा आएगा तुम्हें इस चैप्टर की वीडियो देखते हुए। पूरी ये देखो, लॉक मेकर, पूरा सब कुछ तुम लोगों के लिए फिल्म बना के परोस के रखा हुआ है मेरा बच्चा। तुम कहते हो ना कितना प्यार करते हो हमसे, कितना, इतना करता हूं कि देखो तुम्हें पूरा बना के परोस के हलवा बना के तुम्हारे को खिला देता हूं, ताकि मेरे बच्चों के नंबर अच्छे से आ जाए। देखते कौन रोकेगा तुम्हें कामयाब होने से, जब मैं तुम्हारे साथ हूं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये आराम से बाद में देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं जल्दी से तुम्हें इसकी रिवीजन करा देता हूं। अब भाई कहानी किसकी है? हॉरेस डेनबी नाम के इस बूढ़े अंकल की कहानी है। कौन है ये? एक चोर है, अनमैरिड है, क्या करता है? मेटिकुलस प्लानर है, प्लानिंग बड़ी अच्छी करता है चोरी करने से पहले। ही इज अ गुड बट नॉट ऑनेस्ट सिटीजन, वैसे अच्छा इंसान है, किसी का मर्डर नहीं कर रहा, किसी को मार नहीं रहा है, लेकिन ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि साल में एक बार चोरी जरूर करता है। तो क्या होता है जब ये एक घर के अंदर चोरी करता है, वहां इसके साथ क्या घटना घटती है? तो ये बोलता है कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब कि भाई अब ना क्वेश्चन उठ रहा है ट्रस्ट के ऊपर भी। जो जो सवाल किसका? भरोसे का सवाल है। चोर चोर भी मसूरे भाई नहीं रहे। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या बात हुई इसके साथ, और पूरी इसकी कहानी मैं आपको समझा देता हूं, वो भी बड़े आसान से तरीके से। आ जाओ जी।
हाँ जी, हॉरेस डेनबी इज अबाउट अ 50-year-old मैन, 50 साल का लगभग ये आदमी है, हु मेक्स लॉक्स, लॉक बनाता है, लिव्स विद हिज हाउसकीपर, अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। हु इज हॉरेस डेनबी, जल्दी से बता देना कौन है, कौन है, लिखते चले जाओ कमेंट में। ही इज अ गुड सिटीजन बट नॉट एन ऑनेस्ट वन, अच्छा इंसान है लेकिन ईमानदार नहीं है। एज ही कमिट्स अ रॉबरी एवरी ईयर, हर साल रॉबरी करता है। ये पूरा कैरेक्टर स्केच है हॉरेस डेनबी का। आगे बढ़ गए। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, इसको शौक है रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करने का, तो चोरी के पैसे से ये वो खरीदता है एक एजेंट के जरिए। आ जाता है। ही इज अ मेटिकुलस, वर्ड लिखो मेरा बच्चा, मेटिकुलस प्लानर। हु इज अ मेटिकुलस प्लानर? हॉरेस डेनबी इज अ मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब बहुत सावधानी से चोरी करता है, बड़ा सावधान है। जैसे विराट कोहली मेटिकुलस है, मेटिकुलस मतलब बाउंसर आए ले छक्का मार दिया, पहले से तैयार था, ठीक है, ऐसे। And plans his robberies in such a way that the money he gets from there may last for 12 months, और इस तरह से चोरी करता है साल में एक बार कि जो उसके साथ उससे जो मनी हासिल हो वो 12 महीने कम से कम चल जाए, ठीक है, एटलीस्ट 12 मंथ्स। एंड सीक्रेटली बायज हिज फेवरेट बुक्स, और बड़े चुपचाप तरीके से एजेंट के थ्रू ये अपनी सीक्रेट जो फेवरेट बुक है वो बाय करता है, खरीदता है थ्रू एन एजेंट। ही टेक्स ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक अब ये दूसरी बात शुरू होती है, अब ये चोरी कैसे करता है। ये तो हॉरेस डेनबी के बारे में तो सब कुछ इतना क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट में लिखते चले जाओ क्या था हॉरेस डेनबी, कैसा है, कैसा है, लॉक मेकर है, मेटिकुलस प्लानर है, साल में एक बार रॉबरी करता है, इस तरह से करता है 12 मंथ चल जाए, ये सारी चीजें लिख दी। हाँ जी लिख दी इसके बारे में। अब क्या करता है, he takes all the information like where the family had gone, अब चोरी करता है तो ये देखता है कि फैमिली कहां गई है, how many servants are there in the house, घर में कितने नौकर हैं, जो भी बेसिक बातें होती हैं, how many servants are there and what's the name of the dog, कुत्ते का नाम क्या है, वायरिंग कैसी है, सेफ कहां पर है, and even how much worth of jewels are there in the house, और हर घर के अंदर कितने गहने हैं, ये तक वो इसमें अपनी डिटेल पूरी निकाल के रखता है। When he reached the Shotover Grange, जब वो शॉर्टओवर ग्रेंज जहां अभी चोरी करने गया, जगह का नाम उस घर का नाम है शॉर्टओवर ग्रेंज, ठीक है, घर का नाम, अरे ऐसे समझ लो ना, मल्होत्रा सदन अरोड़ा निवास में गया हुआ है, ऐसे नाम नहीं रख देते, ऐसे इनका शॉर्टओवर ग्रेंज नाम है। अब भाई उस घर में गया, He finds a lady in red dress, अब कहानी बदलती है, यहां वहां एक औरत को देखता है, एक लड़की को देखता है जो कि लाल कपड़ों में होती है, क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ। मेरे बच्चे लाइन हर जगह लिख दो, निचोड़ है, एग्जाम की लाइन है, द लेडी इन रेड क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ। वो जो लेडी है क्या क्लेम कर रही है, दावा कर रही है कि टू बी होना, ऑनर की वाइफ, लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ, लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ, लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ, ठीक है। आजकल वो डांस चल रहा है ना बहुत, लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ, वो बिल्कुल ऐसा वाला, हाँ ये वही है, हाँ बिल्कुल, तुम भी ऐसे मस्त रह के ऐसे, हाँ अक्षय खन्ना की तरह नाचो और बोलो लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ, सब लोग ऐसे ऐसे याद करो, हाँ मस्त एकदम, आगे ठीक है। शी कॉल्स द पेट बाय इट्स नेम एंड टेल्स दैट, अब वो शेरी जो कुत्ते का नाम है उसको भी ना ऐसे कह के बुलाती है जैसे वो उसी का कुत्ता, शेरी इधर आ जाओ, डोंट वरी आई एम हियर, ऐसे करके शेरी को भी बुलाती है, कुत्ते को भी। शी कॉल्स द पेट बाय इट्स नेम एंड टेल्स दैट, और बताती है एनीवन वुड थिंक दैट शी वाज अवे फॉर अ मंथ बट शी केम बैक जस्ट इन टाइम, कि कोई भी सोचेगा कि अभी मैं बहुत दिन बाद आऊंगी, एक महीने तक आऊंगी कम से कम, और मैं बिल्कुल वक्त पे आ गई हूं क्योंकि मैं एक महीने तक बाहर थी, ठीक है, ओके। क्या कहते हैं, शी थ्रेटन्स टू हिम टू कॉल द पुलिस, मतलब वो उसको विश्वास दिलाती है कि किसी को भी लगेगा कि मैं एक महीने बाद ही आऊंगी लेकिन मैं टाइम पे आ गई, ऐसा बोलती है वो, ठीक है। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस को क्यों ना दे दूं, तुम तो चोर हो, चोरी करने आए थे, ऐसे उसको डराती है। शी गिव्स हिम एन ऑप्शन दैट शी विल लीव और फॉरगेट हिम इफ ही ओपन्स द सेफ फॉर हर, वो उसको ऑप्शन देते हैं, देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन तुम मेरे बदले में क्या करके दोगे, तुम ना मेरा सेफ तोड़ के खोल के दे दो मुझे, क्यों, As she has forgotten the code, और वो कहती है कि मैं फॉरगेट कर गई हूं, यानी मैं भूल गई हूं जो कोड है ना सेफ का, वो भूल गए, तो तुम एक काम करके दो, तुम ना मेरा सेफ तोड़ के दे दो। एंड नीड जूल्स टू गो टू अ पार्टी, वो कहते हैं जो जूल्स है ना, जो जेवर हैं जो उसके अंदर रखे हुए हैं, वो मैं ना पार्टी में पहन के जाना है शाम, और वो मैं कोड भूल गई हूं, तो तुम ना, मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रही हूं, मैं तुम्हें पुलिस को नहीं दूंगी, तुम मेरा जो सेफ है उसको तोड़ देना, ठीक है। आगे क्या कहता है, हॉरेस गेट्स अग्रीड एंड ओपन्स द सेफ, हॉरेस मान जाता है और वो ओपन कर देता है सेफ को विदाउट ग्लव्स, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स पहने वो सेफ को खोल देता है, तोड़ देता है। 3 days लेटर, और 3 दिन बाद पुलिस आती है। पुलिस क्या कहती है, पुलिस ऑफिसर कम्स एंड अरेस्ट हॉरेस टू रॉब शॉर्टओवर ग्रेंज, और शॉर्टओवर ग्रेंज में चोरी करने के लिए हॉरेस डेनबी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। एज इट फिंगरप्रिंट्स हैड बीन फाउंड देयर, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स वहां
चले गए थे, क्योंकि हॉरेस डेनबी बहुत मेटिकुलस प्लानर है। ही ऑलवेज वियर्स ग्लव्स बिफोर स्टीलिंग या बिफोर रॉबरी, लेकिन दिस टाइम अराउंड बिकॉज ऑफ द फियर, आउट ऑफ फियर या कैसे भी, वो क्या करता है, somehow he forgets to wear gloves और and he opened the safe without gloves, or he broke the safe without gloves, वो ब्रोक कर देता है, ब्रेक कर देता है और विदाउट ग्लव्स कर देता है, जहां उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। ही इज सेंट टू जेल, और उसे जेल भेज दिया जाता है, एंड बिकम्स एन असिस्टेंट, और असिस्टेंट बन जाता है। अब जब पुलिस वाले आते हैं, हॉरेस डेनबी कहता भी है, तुम पूरी वीडियो देखोगे ना, छोटी वाली जो मैंने बना रखी है तुम्हारे इस चैप्टर की, उसमें मैंने दिखाया भी है। वो कहता है आप ही तो थी जिसने मेरे से ये सेफ तोड़वाई थी। तो साथ में वाकई में जो रियल ओनर होती है ना, जो थोड़ी सी एजेड होती है, वो आती है और कहती है मैंने तोड़वाई थी, पागल वागल हो गया है क्या, मैंने नहीं तोड़वाई थी, झूठ बोल रहा है, इसने चोरी की है हमारे घर में, और ऐसे करके ये चले जाते हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इनको पुलिस लेके चली जाती है। ठीक है, अब इसमें पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस जो भी थी सारी मैंने तुम्हें ऑलरेडी लिखवा दी थी। ठीक है, अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया, इतना तो समझ में आ गया। चलो इसे कंप्लीट करवा देता हूं, एक दो लाइन और बची है। ही गेट्स एंग्री व्हेनेवर समवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, वो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है जब भी कोई कहता है कि चोर चोर तो मौसेरे भाई होते हैं, आपस में बहुत प्यार विश्वास होना चाहिए। कोई मौसेरे भाई नहीं होते, सब धोखा, सब झूठ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, कोई मुझसे तो पूछे, ऐसा करके करता है। और वहां वो अब क्या बन गया है, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल के अंदर। अब सवाल यहां सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इसमें पूछता है कि बताओ इस चैप्टर में सबसे बड़ा जो तुम्हें लगता है कि गड़बड़ हॉरेस डेनबी से कहां हुई, व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ हॉरेस डेनबी इन दिस चैप्टर। तो मुझे ऐसा लगता है, और आप भी आंसर लिख के आओगे, कि उसको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए था, उसे इतना कॉमन सेंस होना चाहिए था कि जब वो चोरी कर रहा है, जब वो चोरी कर रहा था और वो सारी डिटेल निकाल रहा था, तो जो ओनर्स की वाइफ है उसका नाम, उसकी एज उसको पता होनी चाहिए थी। ओनर्स की वाइफ की एज उसे पता होनी चाहिए थी, उसके बारे में पता होना चाहिए था कि उसका लुक क्या है, एज क्या है, थोड़ा तो आइडिया रखता भाई। क्या क्या चोर बनेगा रे तूने कोई डिटेल ही नहीं निकाली। हो भाई, अगर उसे पता होता कि ये यंग लेडी जो इतनी प्रिटी है, इतनी कम उम्र की लेडी, उसकी ओनर्स की वाइफ कैसे हो सकती है, उसकी तो एज ज्यादा रही होगी, इस तरह से उसको पता चल जाता, तो वहां वो ये गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, तो ये एक आंसर। अब जब मैं तुम्हारे अगेन आल से कि जब मैं तुम्हारी जो नेक्स्ट रिवीजन करवाऊंगा, जो लाइव रिवीजन होगी, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को भी रखेंगे, उनका आंसर पूरा पूरा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में से एक था दोस्तों। अब इसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे बच्चे का बने ना, ये एक बार ये लॉन्ग आंसर गो थ्रू करना जरा जल्दी से, एक बार ये आंसर मेरा गो थ्रू कर लेना बस। और आओ जल्दी से, मैं तुम्हें इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूं। आ जाओ, ये तो वेरी शॉर्ट नोट्स है, एक बार नजर घुमा दोगे सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा एग्जाम से पहले। वेरी शॉर्ट नोट्स इसका ये देख लेना, तुम्हें इसमें और कुछ नहीं देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, लेडी इन रेड डिम, कैसे लेडी जो रेड कलर के कपड़ों में थी वो कैसे उसको धोखा देती है। क्लेमिंग ऑनर्स वाइफ, वो अपने आप को कहती है मैं ऑनर की वाइफ हूं। फॉरगॉट द सेफ कोड, ऐसे कहती है कि मैं फॉरगॉट कर गई थी, भूल गई थी सेफ का कोड। आस्क हिम टू ओपन, उससे कहती है कि खोल के दे दो। हॉरेस डिड दैट विदाउट ग्लव्स, वो विदाउट ग्लव्स कर देता है, एंड पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। तो बहुत सिंपल सा था, सिंपल सी बात थी। चलो जी, एक सवाल ये भी आता है कि वो कैसे कन्विंस करवाती है अपने आप को, कैसे कन्विंस कराती है, कैसे कन्विंस करवाती है कि वो वहीं के ओनर की वाइफ है, जरा बताना सोच के, अभी हमने पढ़ा है सारी चीजें। भाई वो ऐसे कन्विंस कराती है, बोलती है कि क्या, एक तो शेरी को नाम से बुलाती है, कहती है मैं ओनर की वाइफ हूं, वो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, और पूरी स्टोरी वो क्या करती है, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बना के सुना देती है, जिससे उसको लगने लगता है, उसके कॉन्फिडेंस से, उसकी स्मार्टनेस से, और शेरी को कह के नाम से बुलाने से उसको लगता है कि वाकई में शी इज दी ओनर्स वाइफ। ठीक है, सो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आपको मजा कितना आ रहा है मुझे कमेंट में बताते हुए चलना, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम आपकी किताब का सबसे मेन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है, जो कि किताब का नाम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बड़ा एक्साइटिंग सा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। यानी फुटप्रिंट्स है, पैरों के निशान है, लेकिन वहां पैर नहीं है, यानी गायब होने वाला चैप्टर। क्या है इसकी कहानी, बड़ी मजेदार कहानी है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए रख दी है। इसमें ग्रिफिन नाम का एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। कौन है? ग्रिफिन नाम का ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। ठीक है, देखो देखो देखो, जिस तरह ये मैंने मैप बनाया ना, उससे तुम्हें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ग्रिफिन क्या है? एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। क्यों है ब्रिलियंट? अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिलियंट इसलिए क्योंकि ही हैज डिस्कवर्ड अ ड्रग, अ रेयर ड्रग। एक इसने ऐसा रेयर, रेयर मतलब मुश्किल से मिलने वाली चीज, तो इसने एक ऐसा रेयर ड्रग बनाया है। कैसा रेयर ड्रग बनाया है? जिसकी वजह से टू बिकम इनविजिबल, जिसकी वजह से आप इनविजिबल हो सकते हो। एक ऐसा रेयर ड्रग इसने खोज निकाला है, तो इस वजह से ये ब्रिलियंट हुआ, इस वजह से ये ब्रिलियंट हुआ। हाँ सर, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या किया इसने? वो ड्रग बनाने के बाद उसको स्वेलो कर लिया, निगल लिया,
पी लिया, swallowed it, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद निकलने के बाद ये इनविजिबल हो गया, he became invisible। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ रही है? हाँ जी। उसके बाद इसने क्या हरकतें करी, वो हरकतें ही बता देता हूं, वो हरकतें बता देता। हाँ, वही हरकतें करी जो तुम करते। क्या किया इसने, शरारतें करी भाई। ही स्टोल मनी एंड थिंग्स, इसने चीजों को और पैसों को चोरी किया, रॉबरी करी। ठीक है, लेकिन तुम ऐसा तो ना करते यार, तुम तो शरीफ लोग हो। तुम तो बस क्या करते, तुम किसी हलवाई की दुकान पे जाके खाना पीना खा लेते। और लड़कियां, अरे लड़कियों, मुझे पता तुम क्या करती, नायका के तुम स्टोर पे जाके सारा मेकअप का सामान लेके चली आती। तुम ये करती, सारे कपड़े शॉपिंग सारी तुम कर लेती, बैग उठा लेती, डियोर के बैग उठा लेती, परफ्यूम्स ले लेती, तुम ये करती। ठीक है, आ जाओ। उसने क्या किया, थ्रेटेंड पीपल, लोगों को ना थ्रेटन किया, यानी उनको धमकाया, डराया, और ब्रोक लॉज, उसने क्या किया, उसने ब्रेक किया लॉ का, कानून का उल्लंघन किया, लोगों को मारा पीटा, कानून तोड़े, ये सब किया उसने। ये पूरा चैप्टर है तुम्हारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। जिसने एक बार इस पे नजर मार ली ना, यानी उसका चैप्टर कवर हो गया, इसमें और अलग से कुछ नहीं है। आओ चलो शॉर्ट में समझा देता हूं मेरा बच्चा, शॉर्ट में समझा देता हूं। बहुत आसान सा चैप्टर, मजेदार सा चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये तो हमने देख लिया कि ग्रिफिन की कहानी है। ग्रिफिन कौन है, एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। मेरा बच्चा एक बार लिख दो कमेंट में एक्सेंट्रिक, ताकि तुम्हें भी याद रह जाए। एक्सेंट्रिक मतलब सन की, पागल, दीवाना, एक ऐसा साइंटिस्ट है, बट ब्रिलियंट, ब्रिलियंट बहुत है। डिस्कवर्ड हाउ टू बी इनविजिबल, उसने एक खोज की थी कि कैसे गायब हुआ जा सकता है। ही वॉज नोटिस्ड बाय टू बॉयज फर्स्ट, पहले ना उसको दो लड़कों ने देखा था। लड़कों ने देखा कि पैरों के निशान है लेकिन कोई आदमी नहीं जा रहा है। सॉ हिज फुटस्टेप्स ओनली, उसके सिर्फ फुटस्टेप्स देखे। ही एंटर्स अ मॉल, ये एक मॉल में जाता है। फीलिंग कोल्ड, उसको ठंड लग रही होती है, तो क्या करता है, वियर सम वार्म क्लोथ्स, और फिर ये लंदन स्टोर के, लंदन में एक स्टोर होता है, मॉल होता है, वहां जाता है। उसको ठंड लग रही होती है तो वहां पे क्या करता है, ये कपड़े, गर्म कपड़े पहन लेता है। और खाने में क्या करता है, वहां के किचन से क्या करता है, वहां के रेस्टोरेंट से क्या करता है, किचन के, ही ईट्स कोल्ड मीट एंड कॉफी, कोल्ड मीट और कॉफी खाता पीता है। ठीक है, पेट भी भर लिया इसने। अब ही वेंट ग्रोसरी स्टोर, और अब कहां जा रहा है, ग्रोसरी के स्टोर में जा रहा है, जहां इसने ईट स्वीट्स, जहां पे इसने स्वीट्स खाए, ड्रिंक्स वाइन, वाइन पी, एंड फॉल्स ऑन अ पाइल ऑफ किल्ट्स, और गद्दों पे लेट के मस्त एकदम सो गया। फिर क्या हुआ, ही वॉज कॉट बाय अ स्टोर असिस्टेंट, फिर क्या, स्टोर असिस्टेंट जो थे, वहां काम करने वाले थे, वो इसको पकड़ लेते हैं मॉर्निंग में। ही रिमूव्स क्लोथ एंड रन अवे, वो कपड़े अपने उतारता है और वहां से भाग जाता है। तो वही उसने अपनी चोरी चकारी करनी शुरू कर दी थी कि पहले एक स्टोर में, मॉल में जाता है, वहां के किचन में खाना खाता है, गर्म कपड़े पहनता है, स्टोर में जाता है, वहां पे खाना वाना, पानी, ब्रांडी वगैरह पीता है, और वहां पे सो जा, वाइन वगैरह पीता है और सो जाता है गद्दों पे, और अगले दिन वहां भाग जाता है बिना पैसे दिए। अब फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, फिर ये क्या करता है, रोमिंग विदाउट क्लोथ्स इन कोल्ड विंटर्स, ही स्टील क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर कंपनी। अब वहां पे ठंड इतनी थी, वहां घूमना था, उसे बिना कपड़ों को से ठंड लगती है, इसके लिए क्या करता है, ये एक थिएटर कंपनी में घुसता है, और वहां से बैंडेजेस फॉर फेस, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, अ हैट, और ये सारे सामान चुरा लेता है। क्या, एक फॉल्स नोज लगा लेता है, बैंडेजेस से खुद को लपेट लेता है, चश्मे लगा लेता है, डार्क ग्लासेस, काले ग्लासेस, ताकि आंखें दिखे ना, और एक हैट ले लेता है जिससे उसका लुक ऐसा लगे जैसे वाकई में कोई इंसान है। फिर क्या करता है, ही हिट्स शॉपकीपर, स्टील्स मनी, और शॉपकीपर को मारता है, पैसे चुराता है, और लीव्स क्राउडेड लंदन, और लंदन को अब छोड़ के चला जाता है। अब उसे लंदन सेव नहीं लगता कि यार बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या करूं। अब वो जाता है आइपिंग विलेज। यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? हाँ जी सर, सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, ही वेंट टू आइपिंग विलेज, आइपिंग नाम के विलेज में जाता है। वहां क्या करता है, ही बुक्स 2 रूम्स एट एन इन, वहां के एक होटल के अंदर ये 2 कमरे बुक करता है, और बहुत ना रूडली बात करता है। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने इतना रूड स्ट्रेंज आदमी देखा था, ये कहता है मैं एक साइंटिस्ट हूं और मुझे ना कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे अपने काम करने होते हैं, तो मेरे को ना डिस्टर्बेंस होता है, तो मेरे को शांति चाहिए, और ये अपना कमरा बंद करके वहां पे आराम से रहने लगता है। मनी ओवर, ही स्टील्स मनी, हिट्स द लैंडलॉर्ड एंड वाइफ when they try to check his room in his absence। अब क्या होता है, इस तरह से रह रहा होता है। अब ये क्लर्जी मैन के पास भी जाता है, वहां पे ना एक क्लर्जी मैन, जैसे एक तरह का पुजारी समझ लो, वहां भी क्या करता है, चोरी करता है। क्लर्जी मैन, जब इस पे पैसे खत्म हो जाते हैं, जब इस पे पैसे खत्म हो जाते हैं, वो किराया मांगते तो ये कहता है मेरे पास पैसे खत्म हो गए, ये एडमिट करता है कि पैसे खत्म हो गए। अब एक क्लर्जीमैन होता है, वहां पे जाता है, और वहां से भी क्या करता है, मनी स्टील करता है, चोरी करता है। ही स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन्स हाउस, वहां से चोरी कर लेता है। गांव में ये खबर फैल जाती है कि भाई क्लर्जीमैन के यहां से चोरी हुई है। अब इसके ऊपर लोगों को शक, इसके जो मकान मालिक होते हैं जहां ये रह रहा होता है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल, वो इसके ऊपर शक कर ही रहे होते हैं कि यार इसकी हरकतें कुछ अजीब है। क्यों?
कि हमेशा एकदम उखड़ा उखड़ा सा रहता है, किसी से कोई बात नहीं करता, कमरे में खुद को बंद रखता है, बहुत रूड है, लोग इस पे शक कर ही रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इसके मकान मालिक होते हैं वो ना इसकी एब्सेंस में इसके कमरे में घुस जाते हैं, देखते हैं तो वहां पे सारी बैंडेजेस पड़ी हैं, बैंडेजेस और ये जो नोज और ये जो सामान जितना भी ये यूज करता था, कपड़े अपने सारे ऐसे ही फैले पड़े हैं। वो सब देखते हैं कि यार यहाँ पे ये तो है नहीं, और कभी तो इसका कमरा खुला रहता नहीं, ये खुला हुआ भी है। तो वो जब देखते तो ये क्या करता है, ये उनको ना डराने के लिए क्या करता है, कान में आके कहता है, ऐसे करके डरा देता है और उनकी तरफ ना चेयर फेंक के मारता है। उन्हें लगता है कि उस कमरे में ना क्या हो गया है, कोई भूत आ गया है, और जो फर्नीचर है उसके अंदर भूत का साया है। कुछ लोग कहने लगते हैं कि चुड़ैल का साया है, यहाँ पे कुछ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। उनको, गांव वालों को ये लगने लगता है। अब लेकिन शक ना लोगों का इसी पे होता है, जो खासतौर से इसके जो लैंडलॉर्ड है ना, मिस्टर मिसेस हॉल, जिनके कमरे में ये रह रहा है, वहां पे उनको इस पे डाउट होता है। उन्हें लगता है कि ये सारी जो हरकतें हैं, तो ये ग्रिफिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि ग्रिफिन इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मजा आ रहा है सुन के? हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। सो ही हिट्स द लैंडलॉर्ड एंड वाइफ व्हेन दे ट्राई टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस। इसको बुरा लगता है कि मेरी एब्सेंस में मेरे रूम में तुम घुसे कैसे। मिसेस हॉल आस्क्ड अबाउट हिम, गॉट फ्यूरियस। अब मिसेस हॉल क्या करती है, इस पे शक तो कर ही रही होती है। उन्होंने ना मिस्टर जाफर नाम के कांस्टेबल को भी बुला रखा होता है, ठीक है। और ये ना ये डायरेक्टली जाके इससे कहने लगती हैं, क्योंकि उनको इस पे शक हो रहा होता है कि एक बात बताओ, तुम कहाँ थे और तुम्हारा कमरा ये क्या कहते हैं ऐसे फैला हो, तो इससे सवाल करने लगती हैं। जब इससे सवाल करती है, इसको गुस्सा हो जाता है। ही गॉट फ्यूरियस, कहता है बताऊं कौन हूं मैं, दिखाऊं मैं तुम्हें अपना असली रूप। और फिर क्या करता है ये, पीपल सॉ अ हेडलेस मैन रन अवे, हिट्स मिस्टर जाफर। ये अपने सारे कपड़े और बैंडेज ये सब कुछ उतार देता है, और लोग देते हैं, एक बिना सर का आदमी दौड़ता हुआ जाता है और मिस्टर जाफर को भी हिट कर देता है। लोग कहते हैं पकड़ो इसे, लेकिन सबको पता होता है कि ये कहना आसान है, इट्स इजियर टू से बट कैन नॉट बी डन। ये किया नहीं जा सकता, क्योंकि एक हेडलेस आदमी को जो दिख ही नहीं रहा उसको कैसे पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा ग्रिफिन है वो सबको मारता है, पीटता है, लेकिन कभी भी कोई अच्छा काम इसने नहीं किया। आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, इनविजिबल होने के बाद इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो जो तुम्हें पता रहनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सुन लो। नेकलेस पे बाद में आएंगे। जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरा बच्चा, एक तो ग्रिफिन कैसा था, ये तो पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ गई। अब उसने किया क्या क्या था वो देख लो। आ जाओ, हाँ जी आ जाओ। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। अब उसने क्या क्या लॉ जो तोड़े थे वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें इस कहानी को बहुत लंबे तरीके से नहीं सुनाया, क्योंकि असली तो यहां है, असली जो जिस्ट है, जो रस है, वो ये है। क्या उसने क्या 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 किया था, वो क्विक टेम्पर्ड था। क्विक टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता था। उसने सबसे शुरुआत में ना, ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, जो कि लंदन में उसका लैंडलॉर्ड था। देखो पहले तो लंदन में था जब गायब हुआ था, याद है, बाद में आइपिंग विलेज गया था। इतना सबको क्लियर हो गया ना? हाँ 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 मेरा बच्चा, मैं क्या कह रहा हूं कि ग्रिफिन पहले कहां था, ग्रिफिन पहले कहां था, ग्रिफिन पहले लंदन में था, जहां से वो गायब हुआ था, ड्रग लिया था उसने। उसके बाद जब वहां वो उसे क्राउडेड लगा तो वो कहां आया, आइपिंग विलेज में आ गया था। हाँ, तो लंदन वाला जो उसका लैंडलॉर्ड था, लंदन वाले लैंडलॉर्ड से इसे गुस्सा आ गया था। इसे गुस्सा आ गया तो इसने क्या कर दिया था, उसका घर ही जला दिया था, उसका घर ही जला दिया था। सो सेट लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर। ये याद रखना है मेरा बच्चा, लिखते जाओ कमेंट में, सब लोग लिखते जाओ। एट लंदन स्टोर, लंदन में जब स्टोर में क्या कहता है इसने, पुट ऑन क्लोथ, वार्म क्लोथ लिए थे, एट कोल्ड एंड कॉफी, और कॉफी पी थी, वाइन पी थी, मीट्स पिया था, स्वीट्स खाए थे, रॉब्ड किया था थिएट्रिकल कंपनी में, झूठी नाक, डार्क ग्लासेस और हैट, वो सारी चीज उसने क्या करी थी, रॉबरी करी थी, और मार के भाग गया था उनको। ही हिट देम, है ना, स्टोर ओनर को। फिर वो आइपिंग विलेज पहुंचा था। अब ये लंदन से कहां पहुंचा, आइपिंग विलेज। आइपिंग विलेज में क्या क्या किया था इसने, क्लर्जीमैन के घर में चोरी करी थी, और फिर क्या कहता, जो अपने इन कीपर थे, वो जो इसके मकान मालिक वहां के थे, उनको क्या कह रहा था, उनको मारा था, और जो जो मिस्टर जाफर है उनको मारा था। तो ये सारे उसके क्राइम का चिट्ठा मैंने कुंडली निकाल रखी है मिस्टर ग्रिफिन तुम्हारी। ये है इसके कारनामे, तुम्हारे ग्रिफिन के ये कारनामे मेरा बच्चा, तुम याद कर लेना। ये पूरी पीडीएफ ना, सारी पीडीएफ मैं तुम्हें कमेंट में पिन करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तुम कुछ मत करो, तुम बस देखते जाओ, सुनते जाओ, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। सो दोस्तों, ये चैप्टर था। इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है वो सीधा सा बनता है, क्या कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन। कि ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन एक लॉलेस पर्सन था। आप बताओ, या फिर ये जो साइंस है, ये जो इन्वेंशन है, वो उसका फायदा अच्छे के लिए क्या कहते हैं यूज कर सकता था, बट उसने क्यों नहीं किया।
इसके ऊपर एक तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि एक जनरल क्वेश्चन होगा जिसमें ये डिटेल तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये डिटेल सारी बहुत काम आएगी। ग्रिफिन के बारे में ही तुम्हें बताना होगा मेनली। ये डिटेल, ये पूरी कहानी, ये वाला जो मैंने मैप बनाया भाई, ये तो तुम्हें पूरा चैप्टर ही इसको समअप करवा देगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हमारा बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कि एक साइंटिस्ट बने कैसे। ये जो इन अंकल को आप देख रहे हो, ये जो सर हैं, इनका नाम है रिचर्ड एब्राइट साहब। अब ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो इनका बचपना कैसे गुजरा, किसने इनको साइंटिस्ट बनाया, मेन क्वेश्चन अभी बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में से कि रिचर्ड एब्राइट के साइंटिस्ट बनने में उनकी मदर का क्या रोल था। तुम्हें इस पे नजर रखनी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिचर्ड एब्राइट जो साइंटिस्ट बने थे, तो उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जो साइंटिस्ट बन पाए थे। इन दो क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। आओ जल्दी से एक नजर मार लेते हैं इनके एक लॉन्ग आंसर पे क्या इस चैप्टर में हमें बताया गया है। आ जाओ। It is a story about the famous scientist Richard Ebright. He was a curious and bright child from his childhood. भाई शुरू से कैसे थे, जल्दी से लिखते चले जाओ, कमेंट में लिखते चले जाओ कि क्यूरियस थे, ब्राइट थे, और फिर कमेंट में लिखने के बाद ना, जब चैप्टर पॉज किया करते हो ना, तभी बिना देखे फिर सोच के लिखो कि रिचर्ड एब्राइट वाज अ क्यूरियस ब्राइट चाइल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड, ऐसे करके। हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। इनकी मदर ने क्या क्या किया, एग्जाम का क्वेश्चन है मेरा बच्चा, घोल के पी लो यहीं के यहीं। इनकी मदर ने सबसे पहला काम किया गया, एनकरेज किया इनको। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट्स। भाई उनकी मदर ने उनको इंकरेज किया, उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उनको कैमरा, माइक्रोस्कोप्स और अदर इक्विपमेंट्स उनको दिलाती थी, टेलीस्कोप उनको दिलाती थी। हिज मदर गेव हिम अ बुक, जिस बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मेरा बच्चा एक साथ कमेंट में सब लोग लिख दो, क्योंकि बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख के आना, पूछा जाएगा। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक बुक दी उनकी मदर ने। तो उनकी मदर ने क्या क्या किया उनके साथ, उनको एनकरेज किया, उनको ट्रिप पे लेके गई, टेलीस्कोप दिया, माइक्रोस्कोप दिया, माउंटिंग मटेरियल दिया, और एक बुक दी। बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और इस बुक में लिखा हुआ क्या था, इस बुक में लिखा हुआ था हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज, मोनार्क बटरफ्लाईज यानी बटरफ्लाई की एक जाति का नाम है, एक किस्म का नाम है। वो जो मोनार्क बटरफ्लाईज है, माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका में कैसे, सेंट्रल अमेरिका एक जगह है, वहां पे मोनार्क बटरफ्लाई कैसे जाती है, उस बुक में लिखा हुआ था किस तरह से वहां चली जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू यंग रिची, जो छोटा छोटा हमारा रिची था, बच्चा था, उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके मन में साइंस के लिए जो इंटरेस्ट पैदा हुआ वहां से पैदा हुआ, बटरफ्लाइज के लिए जो इंटरेस्ट पैदा हुआ यहां से पैदा हुआ। Who had collected all 25 species of butterflies। अब यंग रिची ने, उसमें छोटा सा रिची है, और तभी उसने 25 प्रजातियां जो थी बटरफ्लाइज की, वो सबकी सब उसने कलेक्ट कर ली थी। He started tagging butterflies as a task given by डॉक्टर अर्गहार्ट। वो जो बुक के जो राइटर थे, उनका नाम क्या था, लिखो, देखो देखो मेरे बच्चा, डॉक्टर अर्गहार्ट। डॉक्टर अर्गहार्ट उस बुक के राइटर थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो भी बटरफ्लाई मिले उसको टैग कर लेना, और इस तरह से यंग रिची ने टैग करना शुरू कर दिया है। अब क्या हो रहा है आगे देखते हैं। Ebright raised a flock of butterflies as it was difficult to chase them। अब्राइट ने जो पूरा झुंड था जो बटरफ्लाइज का, उसको पूरे झुंड को ही रेस करना, पालना शुरू कर दिया, टैगिंग करने के बजाय। वन बाय वन नहीं कर रहे थे, मतलब वो उसको पाल रहे थे। 25 स्पीशीज उन्होंने पूरी कलेक्ट कर ली थी इस तरह से। मेन बात अब शुरू होती है। When he was in 7th grade, जब वो 7th ग्रेड में थे, 7वीं क्लास में थे, he participated in county science fair with a slide of frog tissue। उन्होंने एक फ्रॉग टिश्यू लिया और उसकी स्लाइड लेकर गए, कहां पे, साइंस कंपटीशन में। लेकिन क्या हुआ, ही लॉस्ट, वो हार गए। अरे भाई इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट हार गया। He lost and realized that he needed to do real experiments, not just showing models। उनको समझ में आ गया कि उनको ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे, सिर्फ मॉडल्स ही नहीं दिखाने से कुछ काम बन पाएगा। He wrote to डॉक्टर अर्गहार्ट asking him some suggestion। उन्होंने डॉक्टर अर्गहार्ट, वो जो किताब जिन्होंने लिखी थी, है ना, कि बटरफ्लाइज को टैग करना, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स के जो राइटर थे, उनको लेटर लिखा कि मुझे कुछ सजेशन दो, मैं क्या करूं। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हुए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इन 8th ग्रेड, जब वो 8वीं क्लास में गए, एक साल बाद, ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ डिजीज दैट किल्स मोनार्क कैटरपिलर्स एंड वॉन प्राइज। उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि वो जो मोनार्क कैटरपिलर्स, यानी जब छोटा तितली का बच्चा होता है, वो किस डिजीज से मरता है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया, और जिसके लिए उनको प्राइज मिला। इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल फिर क्या किया, इस प्रोजेक्ट वाज टू टेस्ट द थियरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अब उनका प्रोजेक्ट क्या था कि जो वायसराय बटरफ्लाई की प्रजाति है, वो मोनार्क को क्यों कॉपी करती है, ठीक है, या वो मोनार्क को कॉपी करती है और क्यों करती है, वो सारी डिटेल उन्होंने उसमें निकाली अपने प्रोजेक्ट में। द प्रोजेक्ट प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, और ये प्रोजेक्ट को फर्स्ट
फर्स्ट प्राइज मिला किसके अंदर, जूलॉजी डिवीजन में। ही स्टार्टेड रिसर्च ऑन 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ अ मोनार्क बटरफ्लाई। अब इन्होंने क्या किया, मोनार्क प्यूपा इनफैक्ट। अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने जो मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है उसका जो बच्चा होता है ना, पहले कैटरपिलर प्यूपा, ये सारी जो पूरी उसकी एक सीरीज होती है, ऐसे फिर वो पूरी बटरफ्लाई बनती है। तो उन्होंने कहा कि 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा पे। तो वो क्यों होते, किस लिए होते, सिर्फ वो सुंदरता के लिए होते हैं? नहीं, सुंदरता के लिए नहीं होते। इन्होंने क्या निकाला, ही फाउंड दैट द गोल्ड स्पॉट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलाइजिंग अ स्पेशल हार्मोन। वो एक हार्मोन होते हैं जो कि उनके लिए नेसेसरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये इनकी डिस्कवरी थी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, जो कि कम आता है, कि व्हाट वाज द डिस्कवरी, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ रिचर्ड एब्राइट अबाउट मोनार्क प्यूपा, या 12 गोल्डन स्पोर्ट्स, या फिर उनकी क्या क्या रिसर्च थी, या क्या क्या उनकी डिस्कवरीज थी, तो ये सारी डिस्कवरीज थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, लिखते चले जाओ, ठीक है। He discovered that DNA is the blueprint for life। उन्होंने बताया कि डीएनए क्या होता है, लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। He was good at debating। इसके अलावा अब यहां तक कहानी, डिस्कवरी कौन कौन सी थी, डिस्कवरी याद रखना मेरा बच्चा, क्या था, एक तो माइग्रेट कैसे करते हैं मोनार्क बटरफ्लाई, ये उनकी डिस्कवरी थी। कौन सी डिजीज से मरते हैं, ये उनकी डिस्कवरी थी। और जो एक और वायसराय वाला पॉइंट था, वो याद रखना था कि वायसराय बटरफ्लाई कॉपी करते हैं मोनार्क को, क्यों कॉपी करते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि तुमसे मैं नहीं मानता कि इतना डेप्थ में सवाल पूछा जाएगा कि भाई पूरी ही उनकी आप साइंस की पूरी डिस्कवरी बताओगे इतने 2-3 पेजों में, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक मोटा मोटा पूछा जाएगा। तो ये सारी डिस्कवरी आप बता दोगे। 12 गोल्डन स्पॉट्स के बारे में बता दोगे, मोनार्क प्यूपा के जो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं वो एक हार्मोन होता है जो कि उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना। ये सारी डिस्कवरीज थी। ही वॉज गुड। एक बार ये कमेंट में सारी डिस्कवरीज लिख देना, एक बार खुद से लिखोगे याद रहेगा, ऐसे टाइप कर दो कमेंट में, और उसके बाद फिर बिना देखे लिख देना, वीडियो को पॉज करके जब चैप्टर पूरा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज गुड एट डिबेटिंग। अब इसके अलावा वो किस किस में अच्छे थे भाई, वो डिबेट में बहुत अच्छे थे, और वो एक अच्छे स्पीकर, बहुत बढ़िया थे, पब्लिक स्पीकर थे, और कैनोइस्ट भी थे। तो उनका इस सब में भी शौक था, यानी ब्रिलियंट आदमी थे। तो अब ये चैप्टर तो यहां खत्म हो गया, ठीक है। अब सवाल वही होगा इसके अंदर कि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट कैसे बने, और उसका जवाब ये रहा तुम्हारे पास। ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। आपको यहां पे नहीं था, सॉरी, मैंने यहां पे लिखा होगा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनने के लिए, ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो हार्ड वर्किंग होना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्यूरियस होना है, हार्ड वर्किंग होना है, कंसिस्टेंट होना है, हार नहीं मानी, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं आपके अंदर, रेजिलियंस होना चाहिए, क्योंकि वो हार गए थे, उनको कोई प्राइज नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। डॉक्टर एगार्ड को जब उन्होंने लेटर लिखा था, सजेशन मांगे थे कि मैं किस चीज पे रिसर्च करूं। तो ये सारे उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन जो तुम्हें याद ही रखना है, वो पॉइंट क्या, जो हमारे रिचर्ड एब्राइट थे उनके सोशल साइंस टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर वियरर, जो कि इनके सोशल साइंस टीचर थे, जिन्होंने इनको काफी हेल्प करी इनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के अंदर। ये क्रेडिट किसने दिया, रिचर्ड एब्राइट ने दिया, ठीक है। नाम क्या इनका, मिस्टर वियरर। अब ये इनके बारे में कहते हैं कि भाई रिचर्ड एब्राइट की जो सबसे अच्छी बात क्या है कि ही वांट्स टू बी द बेस्ट, और ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। ये क्या लगाते हैं, रिचर्ड एब्राइट एक क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। एज अ स्टूडेंट जब वो इनके पास पढ़ते थे तो उन्होंने ये चीज नोटिस की थी कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वो बेस्ट बनना चाहते हैं, वो जीतने के लिए नहीं, बस वो बेस्ट करना चाहते हैं अपना, उनका ये माइंडसेट रहता है, इस वजह से वो बहुत कामयाब है। ये तो हमने देख लिया कि कामयाब होने के लिए उनके अंदर क्या क्या था भाई, क्यूरियोसिटी थी, उनका माइंड ब्रिलियंट था, विल पावर थी, कंसिस्टेंसी थी। ये सारी चीजें जरूरी होती हैं साइंटिस्ट बनने के लिए। तो अब इतना मैंने तो बता दिया, इसके अलावा बाहर से इसमें कुछ नहीं बचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ये लाइंस याद रखना। अब वीडियो को पॉज करो और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने बातें बताई, जो सेंटेंस, जो वर्ड्स बताए, वो बिना देखे लिखने की कोशिश करना मेरे बच्चा। दोस्तों चैप्टर नंबर 7, दी नेकलेस। वाह क्या शानदार चैप्टर है, मजा आ जाता है इसकी कहानी को पढ़ने के बाद। ये कहानी है मटिल्डा की कहानी, एक ऐसी लड़की जो कि अच्छी खासी दिखने में है, लेकिन गरीब बहुत है। गरीब है तो इतना पैसा नहीं है कि कहीं बहुत अच्छी जगह शादी कर सके। ये क्लर्क्स की फैमिली से आती है, बहुत रेप्यूटेड लोग नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, लेकिन इसके सपने बड़े हैं। इसको अच्छा लगता है एक लग्जरी लाइफ हो, बहुत सारा पैसा हो, एक बड़े घर में रहा जाए, और इसकी लोग तारीफें करें, इसको ब्यूटीफुल बोलें, इसको सजना संवरना, अमीर दिखना, इसके शौक होते हैं। यानी एक एम्बिशियस गर्ल है लेकिन पुअर है। तो भाई जब गरीब होता है, भाई गरीब आदमी का कभी कुछ नहीं होता यार, गरीबों के सपने अधूरे रह जाते हैं। हम कहते हैं कि सपने पूरे किए जा सकते हैं, जिस मर्जी से शादी की जा सकती है, रिश्ता जोड़ा जा सकता है ना भाई। शादी कोई दिल देख के नहीं करता भाई, हर कोई पैसा देख के करता है। कभी किसी गरीब का हाथ कोई अमीर नहीं थामता है, ये सच्चाई है।
गरीब को गरीब के साथ ही निभाना पड़ता है, और यही बेचारी मटिल्डा के साथ होता है। क्या पुअर होती है तो इसकी शादी भी एक क्लर्क से हो जाती है, मामूली से क्लर्क से, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, इसका हस्बैंड। शी विशेस टू बी रिच, विशेस टू बी एडमायर्ड। ये इस तरह की हमारी मटिल्डा है, ठीक है। वैसे सिंपल है, कोई गलत लड़की नहीं है, बस इसकी ख्वाहिशें हैं कि यार लग्जरी सी लाइफ हो, मजेदार सी लाइफ हो, अमीरी लाइफ हो इसकी हो, ठीक है, ये चाहती है। अब इसके साथ क्या होता है, आओ मैं बताता हूं ये नेकलेस की कहानी कहां से आती है। आ जाओ जी, शुरू करते हैं जल्दी से। शॉर्ट में ये तुम्हारे लिए मैंने लिख रखा है, ये तुम्हारे बाद में काम आएगा। अभी पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं बढ़िया से, आओ देखते हैं क्या है इसके अंदर। भाई कौन है मटिल्डा हमारी? अ सेल्फिश अनसेटिस्फाइड लेडी मटिल्डा। कैसी है? सेल्फिश है, अनसेटिस्फाइड है। सेल्फिश है, अनसेटिस्फाइड है, विद अ पुअर हस्बैंड। उसका हस्बैंड भी कैसा है? पुअर है, यानी बहुत ही गरीब है। उसका हस्बैंड भी कैसा है? गरीब है, गरीब हस्बैंड है इसका। चलो जी आ जाते हैं। शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। किससे बिलोंग करती है? इसकी फैमिली में क्लर्क्स है सारे। एंड मैरिड टू अ क्लर्क विदाउट डॉरी। डॉरी थी नहीं, दहेज देने के लिए था नहीं, तो इसकी शादी भी एक क्लर्क से ही हो गई, ठीक है। दहेज के बारे में पहले बता दूं भाई, मैं दहेज से नफरत करता हूं, बहुत ज्यादा नफरत करता हूं। ये डॉरी पता नहीं हर जगह चलता हुआ आया, आज तक चला है। तुम लोग मुझसे एक वादा करके जाना, लड़कों लड़कों डॉरी मत लेना, और लड़कियों तुम देना मत। खत्म हो गई डॉरी सिस्टम, पूरा खत्म। कहते हैं कि खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं, कोई नहीं, कसम खाओ। सब लोग आज कमेंट में कसम खा के जाओ यार ईमानदारी से कि ना दहेज लेंगे ना देंगे। लो जी, खत्म हो गया डॉरी सिस्टम, यही के यही। हाँ जी, तुम सबने मिलके कर दिया खत्म, आ जाओ। तो भाई विदाउट डॉरी था, तो इसकी डॉरी थी, तो इसकी शादी कहीं अच्छी जगह नहीं हो पाई, क्लर्क से हो गई एक नॉर्मल। शी हेटेड हर रिच एंड ओल्ड फ्रेंड मिसेस जेन फॉरेस्टर। एक फॉरेस्टर जो इसकी फ्रेंड थी, जो कि बहुत रिच थी, जो कि इसके कॉन्वेंट स्कूल में जहां ये पढ़ते थे वहां पे साथ में थे, तो ये उससे काफी इसको ईर्ष्या थी, ग्रजेस थे, ठीक है, क्लियर हो गया। मटिल्डा कैसी लड़की थी एक बार कमेंट में लिख देना, क्या क्या था उसके अंदर, क्या क्या था। एम्बिशियस थी, वांट्स टू बी एडमायर्ड, वांट्स टू बी रिच, ये सब सारी बातें हो गई, ठीक है। आ जाओ। शी गॉट द इनविटेशन टू अ पार्टी एट मिनिस्टर्स हाउस। अब इसका हस्बैंड एक दिन आता है, हे डार्लिंग, डार्लिंग देखो मैं क्या लेके आया, देखो। हस्बैंड आया, कहता है पता है ये इनविटेशन कार्ड बहुत सिलेक्टिव लोगों को मिला है। हाँ जी, मिनिस्टर की पार्टी है, बॉल बोलते हैं पार्टी को, बॉल बॉल है देखो। हाँ, बड़े बड़े लोग आएंगे वहां पे, हाँ मुझे इन्वाइट किया गया है, हाँ तुम चल रही हो। तो ये ना बहुत मुंह बनाती है, कहती क्या मैं क्या करूंगी जाके, ये तो किसी और को दे दो, कोई और चला जाएगा जो थोड़ा अमीर हो, मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए भी नहीं है। अब इसमें ये सोच में पड़ जाता है कि यार पहनने के लिए नहीं है। सो जो इसका हस्बैंड होता है, मटिल्डा का हस्बैंड क्या सोचता है, मिस्टर लॉयजल, वो सोचते हैं कि यार अब पता नहीं कितनी डिमांड करेगी है, ड्रेस के लिए कितनी डिमांड करेगी है। थोड़ा ना उनका चेहरा ना पीला पड़ जाता है सोचते सोचते में। ये कहती है 400 फ्रैंक्स चाहिए मेरे को। उनकी करेंसी क्या है? फ्रैंक्स। तो कहते क्या 400 फ्रैंक्स दे दो। 400 फ्रैंक्स में तो एक ड्रेस आएगी ही आएगी। 400 फ्रैंक्स कितने? 400 फ्रैंक्स चाहिए मटिल्डा को ड्रेस के लिए। भाई ये सोच के वो सोचता है कि यार मेरे को तो अपने लिए गन खरीदनी थी, हंटिंग पे जाना था। किसको? इनके हस्बैंड मिस्टर लॉयजल को। लेकिन कोई नहीं, वो कहता है ओके आई एम गिविंग यू 400 फ्रैंक्स टू बाय अ ड्रेस फॉर यू, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। अब ये बात यहां खत्म हो जाती है। ये ड्रेस के लिए 400 फ्रैंक इसको इसका हस्बैंड दे देता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सो शी थ्रू द कार्ड अवे। पहले तो गुस्सा हो गई, शी गॉट इरिटेटेड एंड एंग्री जब कार्ड रिसीव हुआ। थ्रू द कार्ड अवे, कार्ड फेंक दिया। हर हस्बैंड गिव 400 फ्रैंक्स टू बाय अ न्यू ड्रेस। ये लाइन मेरे साथ एक साथ सब लोग कमेंट में लिख दो कि हर हस्बैंड गेव हर 400 फ्रैंक्स टू बाय अ न्यू ड्रेस। अब क्या होता है, अब 2-3 दिन बीत जाते तो भी ना इसका दिमाग ऐसे हो रहा होता है। हाँ वो कहता है पार्टी के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन कहते हैं क्या एक्साइटेड, हाँ ड्रेस तो ले ली, लेकिन कितना खाली खाली लग रहा है। मेरे गले में कोई हार भी नहीं है, क्या क्या गहने क्या पहन के जाऊं मैं, हैं? वहां सब लोग आएंगे मुझे देखेंगे। इसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, तो इसका हस्बैंड कहता है अरे तुम भी ना यार, समझती नहीं हो, तुम्हारी फ्रेंड है कौन? अरे वही जेन फॉरेस्टर, अरे उससे जाके ले लो यार एक हार, वो इतनी अमीर है, एक हार दे देगी, क्या हो जाएगा, पार्टी में पहन के जाना, वापस आके कर देंगे उसको, दोबारा वापस कर देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उससे जाके ले लो। वैसे तो इसको जलन थी, लेकिन ये क्या करती है, हर हस्बैंड सजेस्टेड हर टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम मिसेस जेन फॉरेस्टर। मिस्टर लॉयजल जो होता है, मिसेस लॉयजल जो है, जो कि मैटिल्डा है, वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस टू डिस्क्राइब दी सिचुएशन। वो अपनी सिचुएशन बताती है, ऐसे ऐसे मुझे पार्टी में जाना है और मुझे एक हार चाहिए, ठीक है। अब जो जेन फॉरेस्टर वो क्या करती है, शी शोड द कबर्ड एंड आस्क्ड हर टू चूज। वो एकदम कबर्ड खोलती है, ले लो जो चाहे ले लो, जो पसंद आए ले लो, वो ऐसा बोल देती। मटिल्डा चूजेस, बल्कि चोज होना चाहिए था, ये स्पेलिंग मिस्टेक है।
मटिल्डा चोज अ प्रेशियस नेकलेस इन अ ब्लैक सैटिन। वो एक हीरो का हार वो ले लेती है जो कि काले कलर का बड़ा प्यारा हार था, वो चूज कर लेती है। दे अटेंडेड द पार्टी एंड ऑल द मैन एडमायर्ड हर। मटिल्डा रियलाइज शी डिड नॉट हैव द नेकलेस। अब वो क्या करती है, पार्टी अटेंड करती है और सब कहते हैं मटिल्डा कैसी दिख रही थी उस टाइम पे, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। एवरीबडी वाज एडमायरिंग मटिल्डा, जो चाहती थी। शी वांट्स टू बी एडमायर्ड, शी वांट्स टू बी एडमायर्ड एंड पीपल स्पेशली द मेन वर एडमायरिंग मटिल्डा। वो मटिल्डा को एडमायर कर रहे थे। बट असली खेल क्या होता है, वापस आ जाते हैं, चेंज वेंज करने लगते हैं घर पे। मटिल्डा रियलाइज शी डिडंट हैव द नेकलेस। उसको लगता है हार कहां गया, कहां गया हार, कहां गया? तुम पॉकेट में देखो, पॉकेट में, पॉकेट में तो हार नहीं है, फिर हार कहां गया? सोचो सोचो कहां गया था, कहां कहां था? सड़क पे, सड़क पे देखता हूं, सड़क पे जा जल्दी, कपड़े वपड़े पहन के जाता है मिस्टर लॉयजल। उसका हस्बैंड भागता हुआ जाता है, कैब में देखता है, सड़क पे देखता है, पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। यहां तक के क्या करता है, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे देता है, लेकिन हार नहीं मिलती। हार न मिलने से हाहाकार मच जाता है। He went to police station, cab offices and gave an advertisement। वो हर जगह जाता है लेकिन हार का कोई पता नहीं चलता। He told his wife, वो अपनी वाइफ यानी मटिल्डा को, लॉयजल कहता है, टू टेल हर फ्रेंड, कि वो अपनी फ्रेंड जो जेन फॉरेस्टर उसको बोले, द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस हैड ब्रोकन, कि नेकलेस का जो क्लैस्प, जो कुंदा है ना, वो टूट गया और हमने उसे रिपेयर करने भेजा हुआ है। ये सारे उल्टे सीधे सजेशन ना एम लॉयजल ही दे रहा है। ये भी कम नहीं है, इसका हस्बैंड भी कम नहीं, अपनी बीवी को खुश करने के लिए, टू मेक हिज वाइफ हैप्पी, वो सारी उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, जबकि वो उससे सच बोल सकता था, वो बेटर वे में उसको सजेस्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, रिप्लेस विद अ सिमिलर वन कॉस्टिंग 36,000 फ्रैंक। अब जब इन्होंने उसकी कीमत पता करी कि जो हार खोया वो कितने का, 40,000 फ्रैंक का था। 400 फ्रैंक में तो उसकी सांसें निकलने लगी थी, अब 40,000 का फ्रैंक का जो नेकलेस है वो कहां से देते? लेकिन इन्होंने क्या फैसला किया, दे इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक फ्रॉम हिज फादर। मटिल्डा ने 18,000 फ्रैंक तो भाई फादर से मिले थे, जो उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे। एंड रेस्ट बोरोड, और बाकी उन्होंने उधार लिया, यानी 18,000 फ्रैंक का कर्जा उनके सर पे हो चुका था। लाइफ चेंज ड्रेस्टिकली, और उन्होंने क्या करा, मटिल्डा ने नया नेकलेस लिया जो कि 36,000 फ्रैंक का था, और जाके जेन फॉरेस्टर को दे दिया। बंद बॉक्स में था, बल्कि उसको डर लग रहा था खोल के ना देखे। तो जेन फॉरेस्टर ने कहा तुम मुझे थोड़ा पहले दे दी थी, मुझे इसकी जरूरत थी, और उन्होंने ये कह के बस हार को रख लिया और ये वहां से आ गई। लेकिन इसके बाद बुरा वक्त शुरू होता है। अब मटिल्डा को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसको डिशेज वॉश करने पड़ते हैं, उसको ग्रोसरी में जाके खुद ग्रोसरी खरीदनी पड़ती है, सारा काम खुद कैसे करना पड़ता है, बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं। किसी तरह से पैसे बचाने में वो लग जाते हैं, क्योंकि उनको जो उधार लिया कर्जा है वो चुकाना होता है। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी लोगों की हो गई थी जिनको वो बुरा समझती थी कि कैसे इनके लुक हैं, कितने खराब हैं, ऐसा उसका खुद का हश्र हो गया था। बिल्कुल ठीक है, अब उसका बुरा हाल हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, इट टुक 10 years टू रीपे, लुकिंग मच ओल्डर। अब 10 साल लग जाते हैं 18,000 फ्रैंक को चुकाते चुकाते। अब इसकी हालत क्या हुई है हमारी मटिल्डा की, 10 साल बाद ये बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी है। अब इसका कपड़े जो ये पहनती है वो भी बड़े बुरे बुरे पहनती है, इसके बाल भी बड़े खराब हो चुके हैं, इसकी ड्रेस भी खराब है, इसका बोलने का तरीका तक खराब हो गया है, ये चिड़चिड़ी हो चुकी है, ये अब ब्यूटीफुल नहीं रही, अगली लगती है, बूढ़ी लगती है। वन डे शी मेट जेन फॉरेस्टर, एक बार इसको दिखती है, एक बच्चे हाथ में बच्चे को पकड़ के ले जाती है, इसको जेन फॉरेस्टर नजर आती है, इसकी फ्रेंड। तो ये हिम्मत करके ना सोचती है कि पूछूं ना पूछूं, मिलूं या ना मिलूं, लेकिन हिम्मत करके कह लेती है हाय जेन, मैं मटिल्डा। कहती है सॉरी मैंने आपको पहचान, अरे मैं तुम्हारी मटिल्डा। कहती है अरे बेचारी मटिल्डा तुझे हो क्या गया है, तेरी तेरी हालत तो देख, तू तो एकदम बुढ़िया हो गई है। तब ये उसको पूरी कहानी बताती है। She got to know that necklace was fake, not worth 500 francs। वो कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी हालत के जिम्मेदार तो तुम हो। जानती हो वो मैंने तुमसे नेकलेस लिया था, हाँ वो मुझसे खो गया था, पर तुमने तो लौटा दिया था। मैंने वो नेकलेस नहीं लुटाया था, मैंने उस जैसा एक दूसरा नेकलेस लाकर तुम्हें दे दिया था, जो कि मुझे 36,000 फ्रैंक का पड़ा था। अरे बट उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज्यादा की नहीं थी, वो तो फेक था। यह सुनते इसकी हालत खराब हो जाती है, इसके पैरों से जमीन निकल जाती है, और तब इसे पछतावा होता है कि काश मैं सच बोल देती, काश मुझे पता होता, मेरी जिंदगी के 10 साल ऐसे बर्बाद ना होते। और ये पछतावे में डूब जाते। दोस्तों बड़ी प्यारी स्टोरी है, मजा आ जाएगा तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए अलग से कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, वो देखो, वो तुम्हें याद रहेगा कि
मटिल्डा 10 साल बाद कैसी हो गई ये तुम्हें पता रहना चाहिए कि आफ्टर 10 इयर्स क्या हुआ मटिल्डा के साथ। भाई मटिल्डा अब कैसी हो गई है, एक स्ट्रॉन्ग और क्रूड वुमन हो गई है, अब मजबूत हो गई है, अब वो सेंसिटिव नहीं रही है, अब जानती है जीवन की कड़ी सच्चाई, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग लाइफ जी रही है। बैडली ड्रेस, कपड़े भी अच्छे नहीं पहनती है। स्पीक्स इन अ लाउड टोन, अब जोर से बात करती है, क्या है, क्या कर रहा है, क्योंकि अब टेंशन में रहने लगी है। पहले कैसा भी था, मन में सपने बहुत थे लेकिन टेंशन नहीं थी, कर्जा नहीं था सर पे, अब कर्जा भी आ गया है। साथ में अब क्या करती है वो, कभी कभी ना उस बॉल वाले दिन, जिस दिन वो पार्टी में थी, उस पार्टी में कितनी सुंदर लग रही थी, वो उन पलों को भी सोचती है, कभी कभी उन पलों को भी सोच के खुश हो लेती है कि हाँ यार वो पार्टी में कितनी सुंदर लग रही थी। लेकिन फिर बाद में उसको ये सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा होता है। दोस्तों इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है कि मटिल्डा की लाइफ कैसे खराब हुई, और उसमें तुम्हें पूरी स्टोरी बता देनी कि भाई ऐसे ऐसे वो पार्टी में जाना चाहती थी। मटिल्डा किस तरह की औरत थी कि भाई एम्बिशियस थी, बहुत ज्यादा रिच दिखना चाहती थी, लग्जरी थी, वो और अनसेटिस्फाइड थी। ठीक है, वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। तो दोस्तों ये था बड़ा प्यारा सा चैप्टर हमारा दी नेकलेस। उम्मीद करता हूं आपको बड़ा मजा आया होगा जैसे मुझे मजा आया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट चैप्टर भोली की तरफ। दोस्तों ये कहानी हमारी भोली की कहानी। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे डॉरी के बारे में बात की थी कि भाई डॉरी मत लेना, बहुत गलत चीज है। ऐसी एक और कहानी है भोली की जो कि डॉरी के ऊपर ही है, लिखी है के अब्बास ने, और क्या शानदार कहानी है, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों अगर डॉरी इतनी अच्छी चीज होती, दहेज लेना इतनी अच्छी चीज होती, तो फिर तुम्हारी दो दो स्टोरी में डॉरी का जिक्र क्यों है, क्यों दहेज को बुरा माना गया है? क्योंकि वाकई में बुरी चीज है, एक कलंक है एक लड़की के लिए, ये एक औरत के लिए कलंक है, इनइक्वालिटी का ये दूसरा नाम है डॉरी। ठीक है, कोई क्यों देगा दहेज, ये सवाल पूछना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड कॉल सुलेखा। एक लड़की की कहानी, छोटी लड़की जिसका नाम सुलेखा है, बट लोग उसे भोली कह के बुलाते हैं। पीपल कॉल हर भोली। भोली क्यों? बिकॉज शी इज सिंपलटन। सिंपलटन मतलब अनाड़ी है, मूर्ख है, इस तरह से उसको माना जाता है। शी स्टैमर्स, वो स्टैमर्स करती है, मतलब हकलाती है, तू हकलाती है, हकलाहट है उसके अंदर। शी स्टैमर्ड एंड हैड पोक मार्क्स, और उसके पोक मार्क्स है, फेस के ऊपर उसके निशान है। हुआ क्या था? एवरीवन मेक्स फन ऑफ हर कोई इसका मजाक उड़ाता है। तहसीलदार परसुएडेड हर फादर टू सेंड हर स्कूल। एक्चुअली हुआ क्या था कि बचपन में वो चारपाई पर लेटी हुई थी, वहां से गिर गई थी, जिससे उसके सर में चोट लग गई, तो इसकी वजह से उसका दिमाग थोड़ा ऐसा ही हो गया था कि वो थोड़ी हकलाती थी, स्टैमर करती थी, और लोग उसका मजाक बनाते थे। एवरीवन मेक फन ऑफ हर। दोस्तों कमेंट में लिखना भोली कैसी है, जरा भोली के बारे में लिखना। वो सिंपलटन है, उसको लोग भोली कहते हैं, एवरीबडी मेक्स फन ऑफ हर, शी हैज पोक मार्क्स, शी स्टैमर्स, ये सारी चीजें उसके अंदर है। तहसीलदार मतलब गांव कस्बों में होता है ना तहसीलदार, पुलिस वाले, उनके बारे में बात हो रही है। तहसीलदार परसुएडेड हर फादर, ये इंपॉर्टेंट लाइन से मेरा बच्चा। तहसीलदार ने बहुत अच्छा काम किया, उसने उसके फादर को परसुएड कर लिया, मना लिया, टू सेंड हर स्कूल, के उसको स्कूल भेज दे। भोली वाज फ्राइटेंड एज शी हैड नेवर सीन अ स्कूल बिफोर। भोली को पहली बार नहलाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, स्कूल ले जाया जा रहा है, तो वो बहुत डरी हुई भी है, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था, बट वो डरी हुई है। एज शी हैड नेवर सीन अ स्कूल बिफोर, उसने पहले कभी स्कूल नहीं देखा था। शी वाज क्लीन, bathed, oiled and a clean dress given for the first time। पहली बार उसको ये सारी चीजें मिल रही थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्यारी लाइन है, आगे बढ़ जाते हैं। एट स्कूल, अब स्कूल गई है भोली met a kind and polite teacher। She encouraged her to study and speak with confidence। उसकी जो टीचर जो मिली उसको, वो बड़ी प्यारी थी, बड़ी काइंड थी। काइंड टीचर का रोल पूछेगा मेरा बच्चा, इंपॉर्टेंट लाइन है। और देखो तुम्हें ना तोड़ तोड़ के पढ़ना है, तोड़ तोड़ के। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सबसे आसान लैंग्वेज इंग्लिश है। देखो ना, शी एनकरेज्ड हर, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट रखो, वर्ब रखो, आगे बढ़ाओ। उसकी टीचर ने उसको एनकरेज किया, क्या करने के लिए? टू स्टडी, टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, कि तुम पढ़ो, कोई बात नहीं बच्चे, अपना नाम बताओ, ऐसे करके उसको प्यार से बात करी, पोलाइटली बात करी। शी स्टार्टेड टू गो टू स्कूल एवरी डे, अब उसको स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। Few years later, her village upgraded into a small town। कुछ साल बाद उसका जो गांव था वो एक कस्बा बन गया था, छोटा सा। The primary school being converted into a secondary school। प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी में तब्दील हो गया था। One day Bholi's parents decided to marry her to a lame old man, बिशांबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब भोली बड़ी हो गई थी, उसके पेरेंट्स ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए, तो वो शादी कर रहे थे एक लेम ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था जिसके पैर में ही प्रॉब्लम थी, लंगड़ा बूढ़ा आदमी बिशांबर, उससे शादी कर रहे थे। He was a widower but rich। He was a widower। अरे गाना बजने लगा भाई, गाना बंद कर दो। हाँ, शुक्र है गाना बंद।
हाँ, वो क्या था, वो बहुत रिच था। कैसा? ये बहुत ज्यादा पैसे वाला था, बट क्या था, लेकिन विडोवर था, मतलब उसकी बीवी मरी हुई थी। तो बूढ़ा आदमी एक कम उम्र की भोली से शादी कर रहा था। उसके पैर में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन क्योंकि भोली थोड़ी सी दिखने में ब्यूटीफुल नहीं थी, उसके पोक मार्क्स थे, इस वजह से लोग उसको कह रहे थे कि नहीं, तुम इसके साथ शादी कर दो। और वो जो जो जमींदार था वो रिच भी था, इसलिए उसको, मतलब देख रहे हो तुम कि अगर तुम अमीर हो तो ना तुम्हारी एज देखी जाएगी, ना तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है वो देखी जाएगी, हां, लेकिन लड़की को दबा दिया जाएगा। ये है सच्चाई दुनिया की। देख रहे हो? आ जाओ। ही हैड नॉट डिमांडेड एनी डॉरी, उसने डॉरी की डिमांड नहीं की थी इनिशियली, कोई डिमांड नहीं थी। ऑन द वेडिंग डे, जब शादी का दिन आया, द ब्राइड ग्रूम, हाँ जी, अराइव्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। भाई बारात आई, दूल्हा आया, पा 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 पा, बारात आ रही है, बूढ़ा बूढ़ा आदमी आ रहा है, शादी करनी है, ऐसे करके आ रहा, वो चलता आ रहा है दूल्हा, अरे भाई शादी करनी है, हमारी शादी है, ऐसे करता हुआ आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, टिपिकल पेट्रियार्कल सोसाइटी। बट द ग्रूम डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पोक मार्क्स। उसके आसपास के लोगों ने ना भोली के घूंघट में देखा कि उसके तो पोक मार्क्स है, उसके निशान है फेस पे। उन्होंने देखा और उसको बता दिया। जो दूल्हा था, वो 50 साल का बूढ़ा दूल्हा, उसको बता दिया कि इसके तो निशान है। सो ही डिमांडेड डाउरी इन रिटर्निंग फॉर मैरिंग हर। उन्होंने कहा ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो गया शादी, लड़की लड़की से हम नहीं कर सकते, इसके तो निशान है, ऐसे कह के, ये तो दिखने में सुंदर नहीं है, बुरी दिख रही है, ये कह के उन्होंने कह दिया कि भाई शादी। जैसे उसने ऐसा कहा, तो भोली के जो फादर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और एकदम पैरों में रख दी। नहीं, प्लीज ऐसा ना करिए, भगवान के लिए ऐसा ना करिए, हमारी इज्जत का क्या होगा, ये सब लोग में हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज प्लीज, कृपया कृपया प्लीज, तुम्हें 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 तुम्हारे बच्चों का वास्ता, तुम प्लीज प्लीज हम पे रहम खाओ, ऐसे कह के वो अपनी पगड़ी पैरों में रख के पिशाम्बर के गिड़गिड़ाने लगे कि जैसा तुम कहोगे हम करेंगे, बट शादी मत तोड़िए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत बदनामी हो जाएगी, हमारी इज्जत रख लीजिए। ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज। रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन एट बिशाम्बर्स फीट एंड आस्क्ड फॉर मर्सी। तो रामलाल जो के भोली के पिता थे, उन्होंने अपनी टर्बन उसके पैरों में रखी और कहा कि ठीक है, 5,000 रुपए तो हमसे नहीं हो पाए, बहुत ज्यादा, लेकिन एंड में वो मान जाते हैं। फाइनली रामलाल प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट टू सेव हिज फैमिली। और 5,000 रुपए लाके उसके पैरों में रख के कहते हैं, लीजिए 5,000 रुपए, और ये शादी मत तोड़िए, ये शादी कर लीजिए, मेरी भोली से शादी कर लीजिए। और ऐसे में ये सब भोली देख रही है कि कैसे मेरे पिता को दबा रहे हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है बुड्ढे, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरे पिता को ऐसे गिराओगे, हैं कि मेरे पिता तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे मुझसे शादी करने के लिए? नहीं करनी मुझे ऐसी शादी, जब मेरे माता पिता का सम्मान ना हो। ये बात भोली के दिल में घर कर जाती है। भोली क्या करती है फिर? भोली क्या करती है? भोली कुड नॉट बियर ऑल दिस एंड रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी ओल्ड मैन। वो कहती है मैं नहीं करती, रुकिए पिताजी, ये शादी मैं नहीं करूंगी। और ये सब सुनते सब सकपका जाते हैं। लोग कहते हैं कैसी बेशरम लड़की है? इसको शर्म वरम नहीं है, अपनी शादी के दिन खुद ही मना कर रही शादी करने के लिए, जरा भी लाज ना है। टिपिकल पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पे मर्द को ऊपर रखा जाता है, औरत को कहा जाता है दब जाओ मर जाओ, ये हालात था। आगे बढ़ जाते हैं। एवरीवन कॉल्ड हर शेमलेस। हर कोई कहता है कितनी बेशरम है। द वेडिंग पार्टी एंडेड, सब चले जाते, पार्टी खत्म। रामलाल टोल्ड भोली दैट नो वन वुड मैरी हर। अब रामलाल रो रहे, अपने सर पे हाथ रखे, कहते तुझे पता है भोली तूने क्या किया है? अब कोई तुझसे शादी नहीं करेगा भोली, कोई तुझे अपने घर नहीं लेके जाएगा, तू हमेशा ऐसे ही रहेगी। अब वो जब वो ये बात बोलती है तो भोली हमारी क्या कहती है? भोली कहती है एंड व्हाट वुड शी डू इन हर फ्यूचर? शी रिप्लाइड शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेन। वो कहती है पिताजी मैं आपका ध्यान रख लूंगी, मैं उसी स्कूल में पढ़ा लूंगी जहां से मैं पढ़ के आई हूं, लेकिन मैं ऐसे किसी सेल्फिश, लालची और बेकार इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगी, ऐसा बोल देती है। व्हेन दे ग्रू ओल्ड and would teach in her own school, her teacher felt proud। उसके टीचर वही पास में खड़ी होती, जब वो ये बातें कह रही होती तो टीचर की तरफ देख के कह रही होती, वहां उसकी टीचर कहती है हाँ भोली, हाँ तो सही कह रही हो तुम। तो जो एजुकेशन थे, एजुकेशन ने भोली को विंग्स दिए फ्लाई करने के। एजुकेशन ही रिस्पॉन्सिबल थी कि भोली के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाई, इंडिपेंडेंट हो पाई, और वो ये बातें कह सकी। उसने अपने राइट्स को पहचाना और उसने एक सही फैसला किया। तो दोस्तों इसके अंदर एजुकेशन का बहुत की रोल बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। आपको मेनली ये याद रखना है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन भोलीज लाइफ, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। रोल ऑफ एजुकेशन इन भोलीज लाइफ, ये इसका सबसे प्यारा पॉइंट है।
जो आपको याद रखना है, और इसी में आप पूरा बताओगे कि पूरे के चैप्टर में हुआ क्या था, कि वो उस 5,000 रुपए डॉरी मांग रहे थे, शी रिफ्यूज टू मैरी टू बिशाम्बर, वो सारी चीजें आप उसमें लिख दोगे। फिर सारी लाइंस ये 2-3 बार पढ़ोगे ना, इतना आसान लैंग्वेज है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये जो मैंने लिखा है क्या वाकई में इससे आसान तुम्हें कहीं मिलता है? कितना तो ईजी है। और सच बात बताओ, और एग्जाम में इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें तुमने टेक्निकल वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, जो जो एग्जाम में जरूरी है वो सब हमने डाला हुआ है। सो दोस्तों, ये प्यारा सा चैप्टर था हमारा भोली का चैप्टर। याद रखना, बार बार याद दिला रहा हूं, 5 टाइम्स रिवीजन प्लान है। ये फर्स्ट रिवीजन हो रही है, सेकंड रिवीजन लाइव रिवीजन होगी, और फिर एग्जाम से जस्ट पहले डायमंड लाइव होंगे, डायमंड लाइव, जिसमें मैं एग्जाम के जैसे ही तुम अपना मैथ का एग्जाम देके आओगे, उसी दिन शाम को मैं यहां पे तुम्हें मिलूंगा। और उसके बाद जो भी तुम्हारा गैप है 3 से 4 दिन का, ऐसी बढ़िया रिवीजन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा मैं तुम्हें, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि तुम्हारे एग्जाम में जब वो रखे होंगे तो तुम्हें पहले से ही सब कुछ आता होगा। मेरा बच्चा, बिल्कुल मिस मत करना कोई क्लास मेरी, बिल्कुल मिस मत करना। ये क्लासेस तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों, लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ऐसी कोई किताब जिसने अर्थ को बचा लिया था, हमारी पृथ्वी को बचा लिया। दरअसल ये एक प्ले है जो कि 25th सेंचुरी में सेट हुआ है, यानी आज से 500 साल बाद क्या हो रहा होगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या है इस प्ले के अंदर? इट इज सेट इन 25th सेंचुरी एट एन एंशियंट म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री। एक हिस्ट्री का म्यूजियम दिखाया गया, जहां एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। 500 साल बाद, आज से 500 साल बाद, यानी फ्यूचर में बैठे हुए हैं। फ्यूचर में 500 साल बाद बैठ के हिस्टोरियन क्या बता रहा है कि पता है क्या हुआ था? एक बार ऐसा हुआ था, जो मार्स में रहने वाले जो मार्शियंस लोग थे ना, वो अर्थ को इन्वेड कर रहे थे। इन्वेड इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे बच्चे, एक साथ लिख देना। इन्वेड मतलब अर्थ पे कब्जा करने आए थे, अटैक करने आए थे, यहां इसको कब्जाने आए थे। कैसे कब्जाने आए थे? उसमें इन्होंने क्या बोला, अ हिस्टोरियन टेल्स द स्टूडेंट्स हाउ द अर्थ हैड बीन इन्वेडेड बाय मार्शियंस। तो मार्शियंस कैसे इन्वेड करना है, तो फिर क्या हुआ। तो इसमें ना प्ले में अलग अलग रोल है, जिसमें जो मेन इनका कैरेक्टर है उसका नाम है थिंक टैंक। थिंक टैंक कौन है? इस पूरी दुनिया का दिखाया है कि वो बादशाह है, वो पूरी दुनिया पे उसका कब्जा है, वो लीडर है पूरी दुनिया का। थिंक टैंक, थिंक टैंक इनका रूलर है, रूलर ऑफ मार्स, जिसको वो सब लोग बोलते हैं कि आप यूनिवर्स के बादशाह हो, ऐसे ऐसे कह के उसको बुलाते हैं। अब क्या होता है, हाँ, थिंक टैंक जो रूलर है मार्स का, जो कि कैसा है, वो एरोगेंट है, बेवकूफ, एकदम एरोगेंट आदमी है, जिसको खुद पे बहुत घमंड है, और सारे उसके चमचे हैं बाकी। वो क्या करता है, ही कन्फाइडेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है कन्फाइड, मतलब डिस्क्लोज करना। ही डिस्क्लोज हिज प्लान टू नूडल। अब वो क्या कर रहा है, मार्स में बैठे हुए अपने जो जो उसका असिस्टेंट है नूडल, उससे कहता है कि जरा एक काम तो करो, अर्थ पे जो हमने हमारी टीम भेजी है, जरा पता तो करो वो कहां पर है और क्या कर रहे हैं। अब टीम कौन सी भेजी थी, क्रू कौन कौन सा था? कैप्टन ओमेगा था, और लेफ्टिनेंट आयोटा था, और सर्जेंट ऊप थे। मैं लेफ्टिनेंट आयोटा को था कई बार लोटा पड़ता था। बाद में मैंने बहुत टाइम बाद देखा, मैंने यार मैं लोटा, मेरे को अच्छा लगता है इसको लोटा बोलना। आयोटा से ज्यादा लोटा बोलना। तुम भी लोटा बोल सकते हो, लोटा ज्यादा फ्रेंक साउंड कर, लेकिन लिखना आयोटा। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट आयोटा था, और सर्जेंट ओपी जो उसके क्रू के जो मेंबर्स थे सारे। ठीक है, ये लोग कहां पर है? ये अर्थ पे पहुंचे हुए हैं, अर्थ पे पहुंचे हुए हैं, और कहां है? दे आर एट सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, याद रख लेना मेरा बच्चा, मेरे जान। ठीक है, सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी में, जो कि लाइब्रेरी है जहां पे किताबें ही किताब है। दे थॉट बुक्स वर अ काइंड ऑफ सैंडविच। अब इन्होंने कभी बुक्स तो देखी नहीं थी, इनको ऐसा लग रहा था, थिंक टैंक को ऐसा लगा कि ये बुक नहीं है, ये तो कुछ खाने की चीज है। तो ये ऑर्डर करता है अपने क्रू को कि जाओ कहो उनसे कैसे खा के देखो, खा के देखते हैं, लेकिन वो खाने की चीज थोड़ी है। फिर क्या करते हैं, दे ट्राई टू इट, दे गेस दैट्स अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उनको लगता है कि ये खाने की चीज नहीं है ना, तो ये कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट है कोई। फिर ये क्या करते हैं, दे टुक विटामिन्स टू डिकोड। अभी कुछ अलग तरह के मिनरल्स एंड विटामिन्स खा लेते हैं, ताकि जो बुक में लिखा उसको डिकोड किया जाए। अब जो थिंक टैंक, जो कि एक एरोगेंट फूल है, एक एरोगेंट रूलर है, बेवकूफ आदमी है, वो क्या डिकोड करता है, वो किताब को पढ़ता है। उसके हाथ में कौन सी किताब आती है? नर्सरी राइम्स की किताब आती है, जिसमें बच्चों की कविताएं होती है, पोएम्स होती हैं, वो होती हैं, वो उनको अलग ही ढंग से निकाल देता है। तो क्या करता है, थिंक टैंक मिस इंटरप्रेटेड दी नर्सरी राइम्स। नर्सरी राइम्स में भी कौन सी, हम्टी डम्टी की, द कैट एंड फिडल, इस तरह की, मिस्ट्रेस मैरी, ये वाली जो जो लाइंस होती है, उनको इस तरह से डिकोड करता है, इस तरह से इंटरप्रिटेशन करता है, एज इफ अर्थ, आवर कंट्री अर्थ, या जो अर्थलिंग्स है, दे आर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स, के वो मार्स पर अटैक करना चाह रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। दे थॉट अर्थलिंग्स आर मोर पावरफुल देन देम एंड प्लानिंग टू अटैक। वो ऐसे करके वो डर के भाग जाते हैं, और यहां से बहुत दूर एक अल्फा पे जाके वो अपना माइग्रेशन कर लेते हैं, वहां से निकल जाते हैं, अर्थ को छोड़ के भाग जाते हैं कुल मिला के। एंड दैट्स हाउ
द बुक ऑफ हम्टी डम्टी एंड नर्सरी राइम सेव्ड द अर्थ फ्रॉम द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स से बचा लिया, मार्शियन से बचा लिया। सो इस तरह से ये पूरा प्ले सेट किया गया है, बड़ा फनी है, मजाकिया है, मजेदार है। दोस्तों एग्जाम में ऑप्शन में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको कोई भी इनमें से चैप्टर ऐसा लग रहा हो कि हाँ यार मैं इसमें थोड़ा सा इसका आंसर में ज्यादा बेटर तरीके से लिख सकता हूं, तो उस बेटर वाले को लिखना, ये मेरा भी सजेशन है। खैर अभी तो टाइम बतेरा है। उम्मीद करता हूं तुमने ये सारी रिवीजन मेरे साथ बहुत अच्छे से कर ली होगी, तुम्हें बड़ा मजा आएगा इस सेशन में। कुछ बचता नहीं है जब तक चैप्टर की जहां तक बात आती, सारी डिटेलिंग हमने पढ़ ली है, कमेंट्स में तुम लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा यार। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नोट्स हैं जो तुमने खुद बनाया भी बैठ के, इन्हें हमेशा याद रखना, इन्हें तैयार करके रखना। जब अब दोबारा इसकी रिवीजन होगी, जब भी रिवीजन होगी, ये नोट्स तुम्हारे सामने रहने चाहिए। और जैसे तुम इनकी तरफ देखोगे तुम्हें सब माइंड में घूम जाएगा। मजा आया? कैसी लगी तुम्हें ये क्लास, कैसा लगा मेरा एफर्ट? अभी हो रहे हैं रात के 1:41। दोस्तों सच बता रहा हूं, ऑनेस्टली कहने वाली बात नहीं है, आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि 12th के लिए भी वन शॉट्स चल रहे हैं, फिर आपके लिए भी चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, एंड आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। मैं बिल्कुल इस हालत में नहीं था, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया हुआ है। तुम्हारे प्री बोर्ड है, तुम्हारा प्री बोर्ड मेरे सेहत या मेरी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं थका हुआ हूं नहीं, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है? तो चेहरे की स्माइल पे मत जाया करो कभी कभी, गालिब अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन तुम्हारा प्यार और तुम्हारा जो ये करियर है ना, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ आके खड़ा हुआ। वीडियो के शुरू में सब नहीं बताया, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब तुम लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया, तुम्हें समझ में आया भी होगा। दोस्तों जब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं, मैं तुम्हारा इतना सोच सकता हूं, तुम तो अपने बारे में सोच ही सकते हो ना। अपने बारे में सोचो, खूब मेहनत करो मेरा बच्चा। जिसको भी लगता है कि अभी टाइम नहीं है, एग्जाम से 2 दिन पहले भी अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी सही है, अगर तुम्हारे एफर्ट अच्छे हैं, तो तुम बेटर स्कोर कर सकते हो। घबराओ मत, हिम्मत मत हारना कभी, एंड मौके तक भी हार नहीं माननी है यार हमें। बस इस एटीट्यूड के साथ चलना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। लव यू ऑल। ये सारी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक कमेंट में पिन हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने टीचर्स के साथ शेयर करना, खूब प्यार देना। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।